28 साल की एक विधवा, 3 साल पहले इसके पति का देहांत हुआ था। पति के देहांत के बाद ये जो 3 साल गुजरे हैं, मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया और ससुराल वालों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अकेली पड़ गई, मेहनत मजदूरी करके अपना खुद का पेट पालती थी। कुछ हो या ना हो, इसमें तो आग लगती है, खाने को तो चाहिए जरूर। सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए विधवा पेंशन, राशन कार्ड, ये सब कैसे बनता है, इनके लिए कुछ अधिकारियों से मिली। सबसे पहले ये गांव के ग्राम प्रधान से मिली। ग्राम प्रधान से पूछा कि कहाँ से फार्म मिलता है, कैसे कैसे वो भरा जाता है, राशन कार्ड मेरा कैसे बनेगा। इन सब की मालूमात इसने ग्राम प्रधान से की। ग्राम प्रधान इसको एक अधिकारी के पास लेके गया, वहां इससे बात कराई। जहां इन लोगों को इस महिला की मदद करनी चाहिए थी, वहीं सबसे पहले इस ग्राम प्रधान ने उस महिला का शोषण किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उस अधिकारी ने बनाए, उसके सेक्रेटरी ने बनाए। धीरे धीरे 13 लोगों ने इस महिला के साथ संबंध बनाए। बार बार ये सब कुछ हो रहा था। महिला की तबीयत बिगड़ गई। ग्राम प्रधान हॉस्पिटल लेके पहुंचा, वहां इसका उपचार कराया। उपचार के दौरान इस महिला की खून की जांच हुई। खून की जांच में आया कि ये महिला HIV पॉजिटिव है, यानी इस महिला को एड्स है। ग्राम प्रधान को जब ये पता लगा, उसके तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई कि शायद मुझे भी हो। उसको भी शक हुआ, इसको यकीन से नहीं हुआ। इसने उससे बताया, उसने उससे, पूरी चैन थी 13 लोगों की, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। इस महिला का दूसरी जगह ये BRD मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर, यहां इसकी दोबारा जांच कराई, वहां भी HIV पॉजिटिव, एड्स है। इन 13 लोगों ने भी अपने खून की जांच कराई। 13 के 13 लोगों को HIV एड्स है सबको। हवस जो थी इनकी, उस हवस के चक्कर में एक जानलेवा बीमारी को खुद अपने गले से लगा चुके। अब परेशान है। ये मामला गोरखपुर का ही मामला है। गोरखपुर का जिले का एक भटहट ग्राम पड़ता है, गांव पड़ता है, वहां की ये महिला थी। 13 तो ये, 14 वो, 14 के 14 को HIV है, एड्स। कहा जा रहा है इस महिला को पहले से ही था संक्रमण, HIV के पहले से ही थे, मगर इसने बताया ही नहीं। करो जाओ लो, मरो तुम भी। क्या कहोगे ऐसे ऐसे लोगों के बारे में, और क्या कहोगे ऐसे सरकारी अधिकारियों के बारे में। कुछ की पोल पट्टी खुल जाती है और कुछ ऐसे दबे हुए रहते हैं मामलात इनके, आप यकीन भी नहीं करोगे। अगर कोई ईमानदार इंसान इनके मामलात उजागर करने पे आए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, अपने बीवी बच्चों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे, जो ये सरकारी अधिकारी महिलाओं के साथ करते हैं। खैर, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो भैया, अपना अपनों का ख्याल रखो। लोग पूछते हैं कि क्या मिलता है लव मैरिज करके। भाई मुझे औरों का तो नहीं पता, पर मुझे अपना पता है। मैं जितनी बार अपने पति को देखती हूँ ना, मुझे लगता है इससे खूबसूरत क्या होगा, कुछ इससे सुंदर क्या होना था मेरी लाइफ में। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है। अगर ये इंसान साथ में, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। मैं इसे देख देख के ना बूढ़ी होना चाहती हूँ। मुझे ये बंदा अपने सामने चाहिए और मैं इसे निहार के ना मैं खुश हूँ। मैं अपने डिल्यूलू में खुश हूँ। ऐसे लगता है कि हाय इसको पति बना लिया, कितना क्यूट है ये। दिल को सुकून, बहुत सुकून मिलता है। मतलब जिसको तुमने चाहा उसको पा लिया, इसको पा लिया, जिसको नजरें दी जिस पे। अपनी पसंद की शादी करके ना मजा ही अलग है। मतलब पति पगलू हो जाती हूँ, पति पगलू हो गई हूँ मैं। मतलब किसी की आत्मा अभी भी भटक रही है और इस लड़की में घुस गई। था कोई ऐसा। आज कहानी एक ऐसी अय्याश पत्नी की जिसके अंजाम से दहल गया था पूरा गांव। लाख समझाया नहीं मानी, बहुत कोशिश की मान जा नहीं मानी, और उसका जो अंजाम हुआ था वो सुनने वाली बात है। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। और वीडियो को थोड़ा शेयर करने की आवश्यकता है, भाई लोगों कर देना, अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई कानपुर मार्ग पर एक कस्बा पड़ता है, बिलग्राम कस्बा। इस कस्बे के आसपास में एक गांव है, हेबतपुर गांव। इस गांव के रहने वाले थे राम भजन सक्सेना। इनकी पत्नी थी सुमित्रा देवी। 4 इनके बेटे थे और 4 इनकी बेटियां। दूसरे नंबर का जो इनका बेटा था उसका नाम था रामचंद्र। उसकी शादी इन्होंने रमाकांति नाम की एक लड़की से की थी। घर गृहस्थी चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई रमाकांति को। सारे भैया अलग अलग रहते थे, अलग अलग मकान थे सबके। घर में सारे भाई मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। शादी को हो गए 12 साल रमाकांति और रामचंद्र की। इन 12 साल के दौरान 3 बेटी और 2 बेटे रमाकांति को पैदा हुए, यानी 5 बच्चों की मां बन गई। परिवार बढ़ा रामचंद्र का, आमदनी कम थी, खर्चा बढ़ चुका था, परिवार बढ़ गया था। इस वक्त बड़ी बेटी जो थी 10 साल की थी और सबसे छोटा बेटा इनका 1 साल का था। अब गांव में ऐसी मजदूरी नहीं मिला करती थी, परिवार को पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसने सोचा कहीं बाहर जाके काम करते हैं। अंबाला में कुछ इसके परिचित काम किया करते थे, उन लोगों से इसने संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि हाँ, काम वहाँ मिल जाएगा, अपना आ जा। ये काम देखने गया, वहाँ एक धागा बनाने की फैक्ट्री में इसको काम मिल गया, नौकरी वहाँ पे करने लगा। रमाकांति बच्चों को भी वहीं पे लेके चला गया। इसकी भी नौकरी, पास की एक फैक्ट्री थी वहाँ पर रमाकांति की भी नौकरी लगवा दी। दोनों पति पत्नी काम करना शुरू। एक कमरा ले लिया था किराए पे, जिसका ये मकान था, ये काफी बड़ा मकान था। चंडीगढ़ के सरदार जी थे जिनका ये मकान था, जहाँ पर ये रहा करते थे। सुबह से दोपहर तक की शिफ्ट में रमाकांति काम किया करती थी, उसके बाद से ये बच्चों के पास आ जाया करती थी। इतने काम पे रहा करती थी। 10 साल की जो बेटी है वो बाकी अपने छोटे भाई बहन को संभाला करती थी। अपना ऐसे ही सब कुछ चल रहा। रामचंद्र जो सुबह जाते थे, शाम को अपने काम से वापस आया करते थे। अब सुबह से शाम तक कोई इंसान काम करे, थक जाता है, थोड़े बहुत देर बैठा, बात की, खाना वाना खाया, उसको नींद भी जल्दी आ जाती है। ऐसे ही इनका सब कुछ चल रहा था। यहाँ 5 बच्चों की मां होने के बावजूद रमाकांति को अभी भी पति के साथ की बहुत जरूरत थी। लेकिन रामचंद्र आते थे, आके खाना पीना खाया और उसको जाया करते थे। रमाकांति तड़पती रह जाती थी। इधर सब कुछ मन मार के हो रहा था ठीक ठाक। जिस मकान में ये रहा करते थे, इसी मकान में एक सूरज नाम का 25 साल का लड़का भी रहा करता था। जहां रामचंद्र काम करते थे जिस फैक्ट्री में, उसमें ही ये सूरज भी काम किया करता था। एक मकान में रहना, एक साथ काम करना, दोनों की बातें होती रहती थी। एक मकान में रहते हुए रमाकांति से भी इसकी बातें हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे को जान पहचानने लगे। भाभी कहा करता था रमाकांति को, और रमाकांति को ये पहले से ही बहुत पसंद करता था, जब से सूरज यहाँ पे आके रहा था। अब आना जाना घर पर शुरू। बच्चों के लिए कभी कुछ लेके आ जाया करता था, कभी कुछ लेके आ जाया करता था। रमाकांति भी नोटिस किया करती थी कि ये चाहता क्या है। रमाकांति को भी शारीरिक सुख की बहुत जरूरत थी, वो भी उसके आकर्षण में। अच्छा खूबसूरत लड़का था ये सूरज, ये भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। और लड़के की उम्र, कुंवारा लड़का था ये सूरज, 25 साल उम्र। ऐसी उम्रों में अक्सर मर्द जात तो कहना ही क्या है, इनको तो महिला दिखा दो, आकर्षण अपने आप से ही चाहने लगता है इनके ऊपर। धीरे धीरे भाभी, देवर भाभी की मजाक में शरीर की छेड़छाड़ तक बात पहुंची। बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को इन लोगों ने, जो ऐसी बातें होती है, वो भी करनी शुरू कर दी। अब मजाक के दौर में मजाक में शारीरिक छेड़छाड़ भी। एक दिन दोनों ने मर्यादा ही लांघ दी और उस दिन वो सब कुछ हुआ जो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। रमाकांति भी उसको चाहने लगी, सूरज भी उसको चाहने लगा। जिस वक्त रामचंद्र अपनी फैक्ट्री में हुआ करते थे, उस वक्त ये सूरज घर हुआ करता था। बच्चों को खिलाने के लिए बाहर भेज देते थे खेलने के लिए, और ये घर में अपना रहा करता था। काफी वक्त तक इन लोगों का यही सिलसिला चलता रहा। रामचंद्र को इसकी कोई भनक नहीं लगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों ने नोटिस किया कि रमाकांति और सूरज के बीच कुछ चल रहा है। इसकी भनक रामचंद्र को भी लगी। रामचंद्र ने पत्नी से बात की इस बारे में। पत्नी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो कभी कभी आगे बैठ जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब शक तो पैदा हो गया था उसके दिलो दिमाग में। इस शक के तौर पे थोड़ी वो निगरानी भी करने लगा। एक दिन वो काम से वापस आया, दोपहर का वक्त था, जल्दी काम से आ गया था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों से पूछा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बच्चों ने बताया, मम्मी तो घर पे ही है, मम्मी ने हमें खेलने के लिए भेज रखा है। ये घर पे गए, दरवाजा अंदर से दरवाजा खटखटाया। सूरज ने दरवाजा खोला और लुंगी में सूरज था, लुंगी और सैंडो बनियान में। अब रामचंद्र ने इसको देखा। देखने के बाद वो तो आग बबूला। बहुत तेजी से वो अंदर गया। अंदर जाके जो उसने अंदर का नजारा देखा, वहां कुछ और ही मंजर है। रमाकांति बेड की चादर लपेटे हुए लेटी हुई थी। वो रमाकांति, उसने चादर खींच दी। बदन पे उसके एक भी कपड़ा नहीं था। गुस्से में हुआ, ये सूरज तो भाग गया, पत्नी कहाँ भागती। पकड़ ली उसने। पकड़ के इसने गुस्से में उसको साथ मार पिटाई की।
अब रंगे हाथों पकड़ी गई थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। लड़ाई झगड़े तगड़े हुए, मार पिटाई ज्यादा हो गई, माफी मांग ली, गलती हो गई, माफ कर दो। इस चीज का थोड़ा शोर हुआ, और भी किराएदार थे उनको भी पता लगा, शर्मिंदगी हुई, इसने ये मकान छोड़ दिया। बच्चे पत्नी को लेकर दूसरे इलाके में दूसरी जगह जाके मकान लिए रहने लगा। वहां रहते रहते रमाकांति ने सूरज को वहां का भी पता बता दिया कि अब हम लोग अब यहाँ पे रह रहे हैं। फिर से वही सिलसिला शुरू, माफी मांग ली थी, लेकिन प्यार का खुमार कुछ ज्यादा ही था। सूरज को वहां पे बुलाने लगी। इसकी खबर भी रामचंद्र को लग गई। एक दिन क्या हुआ कि सूरज बाइक लेके वहां पे पहुंचा रमाकांति के घर पे। रामचंद्र काम पे था अपने, इनका भागने का प्रोग्राम था। जैसे ही रमाकांति घर से निकल के बाइक पे बैठी, जो 10 साल की बेटी है उसने बाइक पकड़ ली, और बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया कि हमारी मम्मी को भगा के ले जा रहा, हमारी मम्मी को भगा के ले जा रहा, सूरज अंकल भगा के ले जा रहे। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। वो लोगों को देख कर बाइक पे से उतर गई। उसको भी लोगों ने समझाया कि तुम लोग कर क्या रहे हो, बेचारा ऐसा आदमी है, तुम कहीं भागने के चक्कर में लग रहे। कपड़े वपड़े लेके, एक पुटलिया में कपड़े लेके भाग रही थी वो। रमाकांति घर में अंदर चली गई, सूरज को अपना अपने उसमें चला गया जहाँ पे वो राहत करता था। इसकी खबर रामचंद्र को लगी कि आज पत्नी भागने की फिराक में थी, बच्चों के शोर मचाने की वजह से रुक गई। अब होता क्या है, जब ये रामचंद्र घर आया, मोहल्ले के कुछ लोगों ने पहले इसको बताया, भाई तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये मामले ऐसे होते हैं, लोग इसमें एक दूसरे को मार देते हैं, कहीं तुझे तेरी बीवी या वो मिल मिला के तुझे मार ना दे, तू यहाँ से अपने गाँव चला जा बच्चों को लेकर। इसको उनकी बात अच्छी लगी। इसने सारा सामान पैक किया, रेलवे स्टेशन पहुंचा, बच्चे पत्नी को लेकर अपने गांव, जो इनका गांव था, वहां पर अपने चले गए। पत्नी घर की साफ सफाई करने लगी। बहुत दिन में वापस आए थे घर पे। बच्चे बाहर खेलने लगे। बच्चों में और भी इनके ताऊ चाचा के बच्चे थे। रामचंद्र बाहर को गया एक कबाड़ी की दुकान पे, वहां से एक बांका खरीद के लाया 150 रुपये का। घर आया, शाम का वक्त था, कुछ खाने को भी लेकर आया था पत्नी के लिए। पत्नी से हंसी खुशी बात की, वो भी हंस के बात करने लगी। थके हुए थे, पूरा सफर करके आए थे रात भर का। पत्नी सो गई। सोती हुई पत्नी का इसने पूरा गला काटा उस बांके से। एक वार क्या, एक वार में पूरा गला खत्म। बाल पकड़े उसके, ऐसे लटकाई गर्दन उसकी, इस तरह से बाहर निकला। कुछ लोगों ने इस मंजर को देखा, जिसने भी देखा वही हिल गया एकदम। भाई सर पकड़ रखा, खून टपक रहा, एक हाथ में खून सना बांका, एक हाथ में गर्दन लेके इस तरह से जा रहा। उसको कुछ लोगों ने समझाया, भाई क्या किया, कहाँ जा रहा। कहने लगा मैं थाने में जा रहा। गांव में थाना नहीं था, दूसरे कस्बे में थाना था, वहां तक जाने लगा। इसकी खबर गांव के चौकीदार को लगी। चौकीदार ने थाने में फोन कर दिया कि एक शख्स इस तरह से गर्दन काट के लेके जा रहा। उधर से थाने में पहुंचा नहीं था, 2 किलोमीटर दूर तक ही गया था। उधर से पुलिस आ गई, इसको रोक लिया। रोकने के बाद इससे पूछा, इसने सारी आप बीती बताई पुलिस को, बांका भी और वो गर्दन भी पुलिस को सौंप दी। कहा कि पत्नी ने ज्यादा ही परेशान कर रखा था, इतना समझाया, सारे काम कर लिए, अब भागने को भी तैयार थी। अब जब लगा ये मुझे ही मरवा देगी और उल्टा, तो मैं और करता ही क्या। अपने आप को पुलिस के हवाले उसने कर दिया था। ये घटना 2023 में हुई थी। इस घटना की चर्चाएं आज भी उस गांव में होती हैं, हैबतपुर में। कहना चाहूंगा आप लोगों से सिर्फ एक बात, जो भी इस तरह के कृत्य करती हैं, पति के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई साथ नहीं दे सकता, कोई भी। चाहे जितना किसी के साथ अय्याशियां कर लो, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। लेकिन पति अच्छा। बेटी की शादी 1 साल पहले की थी। दान दहेज जो कुछ भी बन पड़ा वो सब कुछ दिया। कुछ कर्ज भी सर पे हो गया। इस 1 साल के दौरान जो भी कुछ बीता वो बड़ा ही कठिन था। 2 महीने बाद प्रियंका ने फ़ोन किया, माँ ये बाइक मांग रहे हैं। बाइक नहीं दी थी, इतनी हैसियत नहीं थी। माँ ने कहा बेटा अभी तो जो कर्ज हुआ था वही ना उतरा। 1-2 दिन बाद आई गई हो गई। 1-2 दिन के बाद फिर मार पिटाई हुई। फिर माँ को फ़ोन किया, माँ ये मान रही नहीं, बाइक मांग रहे हैं। माँ ने कहा बेटा कहाँ से दे, अभी तो है ही नहीं, अभी तो पिछले कर्ज ना उतरा जो शादी में हुआ था। फिर भी 15,000 रुपये का इंतज़ाम करा, वो दामाद को दे दिए। वो नहीं माना, पूरे पैसे मांगने लगा कि बाइक के पूरे पैसे चाहिए। प्रियंका के साथ मार पिटाई हुई। उसने फिर फ़ोन किया माँ को, माँ वो मान रहे नहीं, पूरे पैसे चाहिए। अब क्या हुआ, प्रियंका ने फ़ोन किया,
फ़ोन करने के बाद कहा कि माँ ये बहुत ही परेशान कर रहे हैं। अगले दिन माँ के पास फ़ोन आया, तुम्हारी बेटी की मौत हो गई। सब फरार हैं। खैर सबके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी उन्होंने, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं सब फरार हैं। माँ इंसाफ की दुहाई मांग रही है, रो रही है बेचारी। एसएसपी के ऑफिस खड़ी है, रो रही है। वहाँ कर दी है कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया था जो हमारे घर में बेटी पैदा हो गई थी, और दहेज लोभियों ने हमारी फूल सी बच्ची को इस तरह से मार दिया, पीट पीट के ही मार दिया। ऐसी अकेली प्रियंका नहीं है भाई, ये अकेली नहीं है। ऐसी तो न जाने कितनी प्रियंका अपने अपने घरों में अभी तक बैठी हुई है, जो इस दंश को झेल रही है, जिनको दान दहेज नहीं मिल पाया इस तरह से, वो अभी बर्दाश्त कर रही है। अभी वो कुछ भी नहीं कह सकती। हमारे समाज में कहते हैं कि दहेज यूँ, दहेज ऐसे, दहेज यूँ नहीं लेना पाप, देना पाप। लेते देते सब है, नहीं मिलता तो बच्चियों को इनको परेशान करते हैं, इनकी ज़िंदगी अजाब बना देते हैं। इनके पास आके भी नहीं भटकते, ऐसे ऐसे पति हैं, इनके कमरों में भी नहीं जाते। वो सुहागन भी हैं और विधवा भी हैं, ऐसी रहती हैं घरों में। पति के होते हुए भी पति नहीं होता उनके पास, उनके साथ कुछ भी नहीं करता। वो जिस सुख के लिए वो आई, जिस चीज़ के लिए वो आई, उसको वो हासिल ही नहीं होता। दहेज दे दो सब कुछ हासिल होगा। मतलब इन लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं रहती क्या? ये कैसी नज़र मिलाते हैं फिर उस पत्नी से जिससे ये मांग करते हैं खुद अपनी ज़बान से? उससे कैसे नज़र मिलाते हैं ये लोग? कैसे कह देते हैं कि तुझसे प्यार करता हूँ या तेरी मोहब्बत है? ये चीज़ वो तो कभी भी नहीं यकीन करने की कि मुझसे मोहब्बत करता है। वो तो कहते हैं तुझे दहेज मिला कर रहा, मोहब्बत नहीं मिला तो मुझे पूछता भी नहीं। कैसी बच्ची थी बेचारी, खूबसूरत लड़की थी, पीट पीट के मार दिया। खुश रहो भैया, अपनों का ख्याल रखो। ये जालिम समाज तो पहले से ऐसा ही है, ये सुधरने वाला ना है। बेटी पैदा होने पर कह देते हैं कि हमारे घर रहमत आई है। हिंदुओं में कह देते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है। बेटियों से काफ़ी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके घर में जैसे ही बेटी आई, उनके घर की जो तंगी थी वो ख़त्म हो गई। और वो मानते हैं कि जब से हमारी ये बिटिया पैदा हुई है तब से हम बहाल हो गए। लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो बेटियों को पेट में ही मार देते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं बेटी पैदा होने के बाद उनसे नफरत करते हैं, उनकी ज़िंदगी को ऐसा अजाब बना देते हैं कि वो खुद सोचने लगती है कि हम किस घर में पैदा हो गए। वीडियो कुछ और बनानी थी, अचानक से मुझे किसी ने ये न्यूज़ शेयर की। मैंने सोचा बनानी पड़ेगी इस पर तो वीडियो। एक शख्स है, ये देहरादून के बाबूवाला विकास नगर की रहने वाली है सीमा। इनके पति हैं बबलू हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। 7 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद इनको 2 बेटियां पैदा हुई। बबलू को बेटियां पसंद नहीं थी। बेटे की चाह में तीसरी बार सीमा प्रेग्नेंट हुई। इस बार बबलू सीमा को लेके एक अवैध केंद्र में लेके गया और उसकी भ्रूण जांच कराई कि पेट में बेटा है या बेटी। तीसरी बार भी बेटी थी। वो विकास नगर स्थित इनका एक घर है, वहाँ पे गए इसको लेकर सीमा को। वहाँ इसने सारी हदें पार कर दी, जो जुल्म की इम्तिहान होती है ना वो सब। इसने क्या किया, पहले तो लात घूंसे बरसाए सीमा के पेट में, काफ़ी देर तक लात घूंसों से। फिर एक डंडा रखा था, उस डंडे से मार बजानी शुरू की। इतने में भी पेट नहीं भरा। एक टब में इसने पानी भरने के बाद उस टब में करंट छोड़ दिया। सीमा को मारने की कोशिश की। उस करंट के लगने से जो पेट में बच्चा था वो तो मर गया, सीमा बच गई। सीमा हॉस्पिटल में एडमिट है। बबलू को गिरफ्तार कर लिया। बताओ कितनी घिनौनी वारदात है। बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। बेटी ना होती तो तू कहाँ से होता, तेरी माँ भी तो किसी की बेटी होगी। बेटी ना होती तो जिसको तू मार रहा है ये कहाँ से आती, वो भी तो किसी की बेटी है। खैर आप लोगों का क्या कहना है ऐसी वारदातों पर, कमेंट करके बताना। और बेटियों से मोहब्बत क्या करो, इनके तो खुद घर नहीं होते भाई। ये तो खुद न जाने कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारती हैं। बेटी की ज़िंदगी पर कभी रिसर्च करके देखो, पता चलेगा कि इनकी ज़िंदगी पैदा होने से और मरने तक कैसी होती है। सच ये वो होती हैं जिनकी छुट्टियों में भी छुट्टी नहीं होती। छुट्टियों में सबसे ज़्यादा काम होता है जिनको, वो होती है बेटियाँ। रिसर्च करके देखो, पता चलेगा बेटी होना कैसा है। मुस्कान कह रही है कि बहन रोज़ाना पढ़ने के लिए जाया करती थी,
3 लड़कों ने उसको उठाया और न जाने कहां पर उसको लेके चले गए। मुस्कान का ही कहना है कि 3-4 मर्तबा वो थाने में चली गई। वहां पर इसको कहा गया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे जहां चली जाओ। सोचने वाली बात नहीं है। कौन है वो पुलिस वाले, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी है वो, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के भी साथ गलत होगा, तुम लोग साथ नहीं दोगे तो कौन देगा भाई? एक प्रदर्शन हो रहा था कल, वहां भी सीओ साहब कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं बीजेपी का राज चल रहा है, क्या होने वाला है, तुम्हें पता नहीं। इस तरह की वो धमकी दे रहे थे। थाने के बाहर लोग इकट्ठा थे, उनको धमकियां दे रहे थे वो इस तरह की। तो किसी विशेष पार्टी का नाम लेना या इस तरह की बात करना कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। एक बात बताओ, सिख मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, क्रिश्चियन मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, बौद्ध मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं, फिर ये हिंदू मुसलमान को किसने लड़वा रखा? बताना कमेंट में कोई। और उन पुलिस वाले पर कार्रवाई करवाने की जरा थोड़ी सी तेजी करो, जिसने भी इस महिला को ऐसा कहा। जो भी इसकी बहन है, उसकी बहन को ढूंढने की कृपया करें वो पुलिस वाले जो ऐसी गलत भावनाएं रखते हैं अपने दिल के अंदर। मतलब हिंदू का तो तुम सुनवाई करोगे, मुसलमान की सुनवाई नहीं करोगे, ये क्या बात हो गई भाई? ये कह रही है, इंटरव्यू देख लो उसका, खुद कह रही है। ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करने की जरूरत है। इन कमीनियों की, कर्मजलियों की वीडियो जो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है, कभी पतियों को तो कभी प्रेमियों को मिलकर बुरी तरह से मौत के घाट उतारती है। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जो लोग ऐसे ऐसे चंगुलों में फंसे हुए हैं, जो लोग सोचते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन मालूम इन चीजों का हो जाता है। चाहे जैसे ये ऐसा कांड है, चाहे जितना छुपा लो पता लग जाता है। आप भी जब इस वारदात के बारे में सुनोगे आप भी चौंक जाओगे कि इस औरत ने क्या किया है। तारीख 11 मई 2026। एक शख्स थे इंद्रपाल निषाद, थाने में पहुंचे, कंप्लेन दर्ज कराई। इनका बेटा है विजय निषाद, 20 साल उसकी उम्र। 8 मई से वो लापता है। पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की, उसकी लोकेशन ट्रैक की, जगह जगह उसकी लोकेशन दिखाई दी। विजय निषाद की कॉल डिटेल निकाली। एक नंबर ऐसा जिस पर वो काफी बातें किया करता था पिछले 8 महीने से। जिस नंबर पर वो बात किया करता था ये एक महिला का नंबर था, और ये महिला जो थी किरण नाम था इनका। किरण को पुलिस ने फोन किया। किरण ने हाय हेलो करने के बाद, जैसे आम से करते हैं, हेलो जी कौन बोल रहा है, वो हड़बड़ा गई, उसने फोन कट कर दिया। पुलिस को किरण के ऊपर शक हुआ। पुलिस टीम किरण के घर पहुंची, किरण को गिरफ्तार किया, पूछताछ की। पूछताछ में वो हड़बड़ा गई। इसके पति कामता प्रसाद, उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की। पूछताछ में इन लोगों ने एक भेद खोला, एक राज खोला, बड़ा ही भयानक। हमीरपुर का, ये फतेहपुर में टिकरा गांव का रहने वाला था विजय निषाद। काम के सिलसिले में हमीरपुर आता जाता था। एक मजदूर था, जहां भी मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी कर लिया करता था। कामता प्रसाद जो है किरण के पति, ये गुजरात में काम करते थे। किरण अकेली गांव में रहती थी। ये हमीरपुर का ही गांव है जहां पे ये रहती थी। मन की गांव है जहां पे रहती थी, अकेली रहती थी। विजय से इसकी मुलाकातें हो गई, प्यार मोहब्बत, मिलना मिलाना शुरू। जब तक ये कामता प्रसाद पति गुजरात में रहा, ये 8 महीने तक पेल के मिले, खूब मिले। कभी घर बुला लिया करती थी, कभी खुद मिलने। पति घर पे नहीं है, चाहे जहाँ ऐसी तैसी करवाती फिरती, क्या पता पति को क्या पता लग रहा। एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ, कामता प्रसाद की पत्नी का वो फोटो था। उसने उस फोटो को देखा, काम धंधा छोड़ के वो पति गुजरात में काम करता था, घर आ गया वापस। पत्नी से बात की, लड़ाई हुई इस बारे में। लड़ाई झगड़ा जब हुआ, इन दोनों ने प्लान बनाया, पति पत्नी ने, इसको मारने का, विजय को। 8 मई को इसने कहा कि घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूं, आ जाओ। ये बेचारा आ गया, जैसे हर बार आया करता था। कहा था पति कहीं गया हुआ है। अंदर घुसाए, अंदर घुसते के साथ ही लकड़ी की जो चौखट होती है उससे वार किया इसके सर पर। दोनों ने मार मार के इसको मौत के घाट उतार दिया। लाश को वहीं रखा रात तक। गर्मी की वजह से लाश जो है वो अकड़ गई। बोरे में जब भर रहे थे वो भरी नहीं जा रही थी। दोनों पति पत्नी बाजार गए, ग्राइंडर मशीन जो होती है वो लेके आए, हाथ पैर काटे उसके। हाथ पैर काटने के बाद बोरे में भरा, रात को कानपुर के जंगल में लेके गए इसको।
पेट्रोल छिड़क के वहाँ पे इन्होंने रेडना थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ कानपुर में, उसके जंगल में जाके इन्होंने पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा दी। आग लगा के इसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, नंबर जो भी कुछ इसके पास था वो सब कुछ इधर उधर फेंक के ये लोग घर वापस आ गए खामोशी से। अब जब ये छानबीन हुई सारी चीज़ों का, इन लोगों ने कबूल भी कर लिया कि हाँ इन्होंने इस तरह से मारा। जो किरण है ना, ये सुनने वाली बात है नौजवान साथियों। किरण ने कहा मुझे परेशान किया करता था, बयान दिया उसने, मुझे परेशान किया करता था, मैं परेशान थी इससे, फ़ोन कर करके परेशान करता था। मतलब 8 महीने तक खूब अय्याशियाँ की उसके साथ, खूब मज़े लिए। जब पति बाहर, खूब मज़े लिए। उसके बाद जब पति ने पकड़ लिया, पति को सारी पोल पट्टी का पता चल गया, खुल गई सब कुछ, तो बदल गई फौरन। बदलने के बाद उल्टा उसी को कह दिया कि मुझे ही परेशान करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है। ऐसे बयान इसने किरण ने दिए। इसी से परेशान होकर पति पत्नी ने प्लान बनाया, प्लानिंग के तहत उसके हाथ पैर काट के इन्होंने जला दिया। पुलिस ने एक चीज जो जांच में सामने आया, इन्होंने चेक किया उस पर इंटरनेट और यूट्यूब पर कि 302 की कितनी सजा, सबूत मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जेल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जेल में किस किस होता है, कितने साल की हमें सजा मिलेगी, कितने दिन तक हम अंदर जेल में रहेंगे, क्या हम कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं सजा से, और सजा से बचने के लिए हमें किस किस चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा। ये सब कुछ इन्होंने सोशल मीडिया पर, उस पर इंटरनेट पर सर्च किया। इतनी बुरी तरह से उस मजदूर को मारा इसने। अपनी अय्याशियां की, 8 महीने मजे लिए खूब। जब तक पकड़ी नहीं जाती तब तक तो सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। जब पकड़ी जाती है ना तो मगरमच्छ के आंसू बहा के पतियों के कदमों में गिरती हैं, बोल देती हैं माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। तभी कहेंगी जब पकड़ी जाएंगी। जब तक पकड़ी नहीं जाएंगी उस गलती का एहसास नहीं होगा इनको, कभी भी नहीं हो सकता। गलती का एहसास उस वक्त होगा जब ये पकड़ी जाएंगी। नहीं तो खेल लिए खुले में, है ही नहीं कोई कहने सुनने वाला। पति तो वहां मर। पाकिस्तान की ये न्यूज़ देखी, 8 जवान बेटियों को छोड़कर माँ अपने दूसरे पति के साथ चली गई। 8 जवान बेटियों को, जो सबसे छोटी बेटी है वो चीखती रही, चिल्लाती रही। दूसरी बेटी एक और है, वो भी माँ को रोक रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही हैं बच्चियाँ पूरी तरह से। इनमें 8 बेटियों में जवान बेटियाँ भी हैं, छोटी भी हैं, नाबालिग भी हैं। माँ ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। कोर्ट में जब कोर्ट से ये आदेश हुआ कि अपने पति के साथ रह सकती है, बालिग है, वही कानून अपने वाला उधर भी है, वैसे ही ना समझो, पखाना उधर ही बिखरा पड़ा पूरा। उसने पहचानने से इनकार किया कि कौन है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। एक बात समझ में आती है, औरत जब तक जवान रहती है तब तक, कब आपको ये धोखा दे दे आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन 101% सत्य है। यकीन ना हो तो आप नज़र उठा के देखना। सभी को नहीं कह रहा मैं, कभी मुझे गालियाँ वालियाँ दिमाग में शुरू कर दूँ, मतलब सब नहीं होती। अरे जिनको इज्जत का पता है, जिनको मान मर्यादा का पता है, जिनको मालूम है मेरे बाप ने मुझे कैसे पाला पोसा, कैसे बड़ा किया, जिनको पता है मेरी माँ की कितनी इज्जत है समाज में, जिसको पता है मेरा भैया सीना तान के रोड पे चलता है, जिसको पता है मेरी जो छोटी बहनें हैं उन पर मेरा क्या असर होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, जिसको पता है मेरी ससुराल में या मेरे मैके में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं करेंगी ऐसे कामों को। वो तो बेचारी इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगी। कोई चिता पे लेट जाएगी तो कोई कब्रों में चली जाएगी। लेकिन वो जो अच्छे परिवार की होती है, जो जिनको मालूम होता है इज्जत बेइज्जती क्या होती है, समाज में किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से मरते हैं, वो नहीं करती। हाँ बहुत सारी करती हैं। जब तक इनकी जवानी होती है ना, जवानी का जोश रहता है इनका, ये कब आपको धोखा दे दें इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरी आदत है बड़े बूढ़ों के पास बैठने की। मैं बूढ़ों के पास बहुत बैठता हूँ और उनसे पुरानी बातें करता हूँ, बहुत पुरानी कि अंग्रेज थे तब क्या होता था, ये थे तब क्या होता था, कैसा लगता था, कैसा माहौल था। उन बूढ़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बताया उन्होंने मुझे। उन्होंने बताया औरत वो चीज़ है, अपने शोहर के बगल में लेट के वो संबंध बना लेगी और शोहर को पता भी नहीं लगने देने की। औरत इस बला का नाम है और जो इस बला से बच गया वो सक्सेस है। मेरे भाइयों, आप लोगों से भी कहता हूँ, इस बला से दूर ही रहना। तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के साथ रहो, प्यार मोहब्बत से बच्चे पालो, इनके चक्कर में न पड़ना। बाकी मर्जी आपकी, भाई आप भी जवान हो, आप कहाँ मानने वाले। लोगों ने कहा कि ऐसे बेटे को तो कोख में ही मार देना चाहिए, लेकिन कैसे पता चले
जब बच्चा कोख में है, बेटी हो या बेटी, कि बड़े होकर वो क्या कर्म करेगा, तुम्हारे लिए कितना घातक सिद्ध होगा, तुम्हें कितना बदनाम करेगा या तुम्हारी जान तक भी ले लेगा, कोई भी नहीं बता सकता। कोख में तो कोई नहीं। किस बात के ऊपर ये बात कही गई? प्रयागराज में एक कारोबारी परिवार की हत्या हुई, माता पिता बहन भाई सबको मार दिया गया, और इसमें जो मारने वाला है इन्हीं का बेटा है अभिषेक और उसका दोस्त सनी गुप्ता। कारोबारी थे ये वीरेंद्र वैश्य, इनकी पत्नी अंकिता, बहन मीनाक्षी 45 साल की ये बहन। पहले इन्होंने बहन को मारा, घसीट के ऊपर ले गए, सीढ़ियों पर डाल दिया, वो वहां पर मर गई। रोड से पीट के मारा था। उसके बाद इन्होंने माता पिता को रोड से पीट के मारा, उनकी भी हत्या कर दी। बाद में इन्होंने सारा सामान समेटा जिस वजह से इन्होंने वे हत्याएं की। गहने इकट्ठा किए। नीचे दुकान है इनकी, कई दुकानें हैं इनकी जिस पर ये लोग बैठते। समोसे की दुकान है, और 3-4 इनकी दुकानें हैं जिस पर बहन बैठती थी, पिताजी बैठते थे। ऊपर की तरफ ये रहा करते थे। ऊपर सबको मार के नीचे आए, गहनों का बंटवारा कर रहे थे वहां। जो सनी गुप्ता ने बयान दिया है कि अभिषेक ने ही बहन को और माँ बाप को मारा, साथ इसने भी दिया। लेकिन जब गहनों का बंटवारा कर रहे थे, 5 चूड़ियां और एक सोने की चैन दे रहा था मुझे लालच आ गया तो मैंने अभिषेक को भी मार दिया। बहन भाई माँ बाप सब लालच की खातिर। एक सगा बेटा है इनका, 40 साल इसकी उम्र थी बेटे की, 45 साल बहन की उम्र। दोनों वे थे, शादी नहीं हुई थी अभी इनकी। इतनी उम्र में भी बच्चों को इन्होंने अभी अविवाहित घर में बिठा रखा था। एक बेटा इनका जेल में है, वो भी कुछ गलत संगत में ही रहता था, वो जेल में है अभी। वो इनका छोटा बेटा है। अभी सनी गुप्ता इसमें गिरफ्तार हुआ है। सनी ने सब चीजें खोल दी इसमें। अब इस घटना को लेकर काफी लोगों ने कहा कि करनी का फल उसको हैंड टू हैंड मिल गया, सनी को तो पता नहीं कब मिलेगा। खुद बेटे ने ही अपना कर्ज चुकाने के लिए सनी को सिगरेट वगैरह दारू वारू पिलाई, प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के तहत इसके ऊपर कर्ज था वो उतारना है, गहने बेच के वो कर्ज उतार था। बाप ने इसको बेदखल कर रखा था। इस प्लानिंग के तहत माँ बाप को भी और बड़ी बहन को भी निपटा दिया। बाद में दोस्त ने इसको भी मार दिया। कुछ चीजें होती हैं। एक व्यक्ति ने अपनी बीवी को मारा था, नहर में फेंकने जा रहा था वो, डैम में एक नाव से, कश्ती से। वो नाव पलट गई थी। एक उसका ड्राइवर था, वो तो बच के आ गया था, वो उसमें मर गया था। जैसे अभी अभिषेक का साथ हुआ था, ये बिल्कुल ऐसे ही उसके साथ हुआ था। माँ बाप को मारा, इसकी भी मौत हो गई, इसको भी दोस्त ने मार दिया। खैर, खुश रहो भैया, आबाद रहो जहां भी रहो, जमाना बहुत खराब है। इंडिया की क्राइम की न्यूज सुन के कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता जैसा इंडिया में होता है। इंडिया में तो बहुत ही भयानक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान में वो सब कुछ भी हो चुका जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। कब्रों के अंदर तक न जाने क्या क्या लोगों ने कर दिया, वो पाकिस्तान के ही लोग थे। गधों का गोश्त लोगों को खिला दिया, वो पाकिस्तान के ही लोग थे। और धड़ल्ले से कह रहा है कि चौप आया कुरान में लिखा हुआ है, वो भी पाकिस्तान के ही लोग थे। और न जाने क्या क्या तुम्हें याद दिलाऊं, वो भी पाकिस्तान के ही लोग थे। खैर, इस कहानी पे आते हैं, अपनी कहानी जरा विस्तार से। पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है झांग सिटी। झांग एक जगह है, यहाँ पे पहाड़े वाला। वहां पे एक फैमिली रहा करती थी, 5 भाई थे, एक बहन। इनमें 4 बच्चे तो एक माँ से थे और 2 बच्चे एक माँ से थे। यानी कि 2 बच्चे जो थे सोतेले थे, या तो 2 को सोतेले या 4 को सोतेले मतलब भाई बहन थे। वो जो इनकी माँ थी दूसरी, वो इनकी खाला हुआ करती थी। कभी अपनी साली से ही उसने शादी की थी। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी साली से शादी की थी। उसके बाद अपना ये ठीक ठाक रहने लगे। 2 जो बड़े बच्चे थे, बेटे थे, वो जब वो बीवी को ले आए, उसके साथ 4 बच्चे भी आए और अपना ये सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे अपनी जिस्म की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, जब तक ये जिस्म की ख्वाहिशात पूरी होती रहती हैं तब तक तो कुछ नहीं होता। बाद में ये झगड़े लड़ाई शुरू होते हैं। 2 जो बड़े वाले बेटे थे उन्होंने हिस्सा मांगना शुरू किया। तो इसी के दौरान इन लोगों की बातें खराब होनी शुरू हुई घर के हिस्से के ऊपर, कि हमारी प्रॉपर्टी में जो भी कुछ हिस्सा है वो हमें दे दो। वो दिया नहीं करते थे। घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, हमेशा की लड़ाइयां, हमेशा के झगड़े। एक दिन ऐसा भी आया, उन 2 भाइयों ने क्या किया, अपने माँ बाप को मारा, अपनी बहन को मारा, और जो एक भाई और था उसको भी मारा।
माँ बाप को और बहन को मार के तो उन्होंने घर में डाल रखा, माँ बाप को और बहन को मार के। एक भाई को जो मारा, जिसको सौतेले थे सब, जिनको ही मारा था, जिसको दूसरे वाले भाई को मारा, उसको मार के उसके पीस करके ड्रम में रखे इन्होंने, एक डब्बे वगैरह में, खेत में उनको इन लोगों ने दफना दिए और वहां पे पानी वानी दिया करते थे ये। बाद में जब इस चीज की खुलासा हुआ कि 3 मर्डर हो गए घर में, मर्डर तो 4 हुए थे लेकिन 3 माँ बाप और बहन, पुलिस वहां पे आई, छानबीन की। उन लोगों ने, जिन लोगों ने मारा था, जिन भैयाओं ने मारा था, उन्होंने कहा था कि एक भैया इन सबको मार के फरार हो गया, उसको मार के उन्होंने खेत में दबा दिया था, उसके नाम लगा दिया कि वो मार के इनको फरार हो गया। मारने का इरादा उन 2 भाइयों का भी था। जो भाई 2 और बचे थे वो मदरसे में कहीं और पढ़ते हैं, दूसरी जगह पे। वहां पे जो कारी साहब थे उन्होंने आने नहीं दिया था घर पे इनको, नहीं तो उन बच्चों को भी, इन दोनों भैयाओं को भी ये मारते। बस माँ बाप, बहन और उस भाई को इन लोगों ने मार दिया। कई दिन तक ये ऐसे ही लगा कि वो भैया मार के भाग गया। पुलिस भी छानबीन करती रही, वक्त काफी गुजर गया इस चीज में, सबको इसी पे शक कि भैया ही मार के भागा। और भैया को तो उन्होंने काट के पहले ही खेत में दबा रखा। पानी दिया करते थे वहां, किसी को शक हुआ, उसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने वहां पे खुदाई करवाई तो पीस वहां पे लड़के के उसके निकले। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी हो जाता है भाई, किसी का क्या भरोसा करे। सोच समझ के लेके आए थे एक बीवी को, एक शख्स मुल्ला जी थे, बीवी निकाह किया एक से, निकाह करने के बाद उसको घर पे लेके आए। रात को उस ही बीवी ने, नहीं पहली रात को तो ठीक थी वो, दूसरी रात को जो भी कुछ घर के अंदर सामान था, जो भी कुछ था, वो सब कुछ लिया। और वो जो था उसका नसीमुद्दीन उसका नाम था बेचारे का, मुल्ला जी का, नमाजी बंदा था वो। सिल पीसने वाला जो बाट होता है ना एक, वो इस तरह का यूं ऐसे रहता है जैसे पकड़ के सिल पीसते हैं, वो उसके मुंह पे इस जगह मारा था। मतलब ये आंख और ये हिस्सा जो दांत वांत ये सब मार के गई थी वो। क्या कर ले यार, दुनियादारी, पसीने आ रहे यार रोज ऐसे में। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। और ये जो कहते हो ना कि यहाँ नहीं होते वहां होते हैं, वहां नहीं होते, ये सारी दुनिया में होते हैं, एक से एक भयानक होते हैं, एक से एक भयानक, हर जात धर्म मजहब सब में होते हैं। पसीने आ रहे। क्या कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप, कह देते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। ये रेशमा है, रेशमा मुजफ्फरनगर की रहने वाली 14 साल की एक इनकी बेटी है। मानसिक रूप से वो कमजोर है। बच्ची कहीं खेल रही थी, चोट लग गई, पैर की हड्डी टूट गई, एडमिट कराया, ऑपरेशन हुआ, 25,000 का खर्च डॉक्टर ने बताया। रेशमा एक गरीब औरत है, पैसे नहीं जुटा पाई, 8,000 रुपये इनके पास इकट्ठा हुए, सिर्फ 8,000। डॉक्टर ने कहा पूरे पैसे चाहिए, कहा नहीं, कहने लगी मेरे पास सिर्फ ये 8,000 रुपये हैं और नहीं है, और मैं कर ही नहीं पाई, कोशिश बहुत की। डॉक्टर ने जानते हो क्या किया? उस बच्ची के पैर पे लात मारी, घुटने से नीचे की हड्डी तोड़ दी। अब रेशमा शिकायत लेके एसडीएम के ऑफिस पहुंची है कि डॉक्टर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, पैसे नहीं थे तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से कुछ भी करते दे देते, दोबारा से पैर की हड्डी तोड़ने का क्या मतलब था? इस तरह से बेटी के पैर में पैर मार के भगवान का रूप। हाँ, सब नहीं होते, इनसे जालिम मैंने जिंदगी में नहीं देखा कोई। इनको जरा भी रहम नहीं आता, इनको किसी की गुर्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कैसे पैसे लेके आ रहा है कुछ मालूम नहीं इनको। माँ के नाम पर धब्बा जिस औरत को आप देख रहे हो, इनका नाम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन की एक बिटिया है साजिदा परवीन, 16 साल बिटिया की उम्र। उस बिटिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शाइस्ता के जो पति हैं मुदस्सिर, उनको पता लगा बेटी की मौत हो गई, लेकिन उनको लगा बेटी तो ठीक ठाक थी, अचानक से कैसे मौत हो गई। वो सीधे थाने में पहुंचे, ये RS थाना पड़ता है, बिहार के अररिया का ये मामला। थाने में पहुंचे, कंप्लेन दर्ज कराई, कहा मेरी बिटिया रात तक ठीक थी और रात में पता नहीं बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ये अंकुर कुमार है, अपनी पुलिस टीम को लेकर वहां पे पहुंचे, जाकर देखा, फोरेंसिक टीम वगैरह बुलाई, बॉडी को कब्जे में लिया, पता लगा बेटी को गला दबा के मारा गया है। शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया। शाइस्ता परवीन के जो दामाद हैं अबू नसर, इनको गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की, इन्होंने कबूल कर लिया।
सारी पोल पट्टी जब इनकी खुल गई, पता लगा पिछले 5 साल से शाइस्ता परवीन और अबू नसर का अफेयर है। मिलने मिलाने में, दिमाग देखो, दिमाग मिलने मिलाने में दिक्कत होती थी। शाइस्ता परवीन ने अपनी 16 साल की बेटी की शादी अबू नसर से तय कर दी। साजिदा परवीन उस बिटिया का नाम था। काफी इनकार किया। क्यों? क्योंकि अबू नसर साजिदा से 20 साल बड़ा था। शादी करा दी। ये अलग एक चौक पड़ता है, ये गोढ़ी चौक, वहां पे जाके रहने लगा पत्नी को लेकर। अब ससुराल में तो आना जाना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आना जाना शुरू। प्रेम प्रसंग सास से भी और बेटी से तो फिर शादी हो ही गई, दोनों हाथ में लड्डू। वहां भी और यहाँ भी दोनों चल रहे थे। कई मर्तबा साजिदा ने, जो पत्नी थी, कई मर्तबा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, अपनी माँ को और अपनी पति को। विरोध किया करती थी। विरोध के चलते ही इस बेटी की हत्या खुद माँ ने और इस दामाद ने की मिलके। मिलने मिलाने के लिए एक आसान सा रास्ता तलाश किया था। कई महीने मिलते मिलाते भी रहे। वो अपनी पत्नी के पास कम और सास के पास ज्यादा पड़ा रहता था। बेटी को ही मार दिया, रास्ते में आ रही थी वो। ये चल रहा है भैया, देख लो दिमाग कितने दौड़ाए जा रहे हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दूल्हे राजा को भी और इस कुलक्षणी को भी। माओ के नाम पे धप्पा, अपने अय्याशियों के लिए माँ बाप भाई सबको, बच्चों को सबको खत्म कर देंगी। बस इनकी अय्याशी, इनके जो मजे हैं ना, वो जिस्मानी मजे, वो इनको टाइम पर मिलने चाहिए। हर किसी से नहीं लेती, जिससे आता है बस उससे वो ये, उसके लिए कुछ भी कर देंगी। और भैया बात तो बुरी लगती है, पता नहीं किस किस को किसकी लगती है। मेरी भी पता नहीं किस किस को लगती है काफी। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, मैंने इनबॉक्स चेक कर लिया, उसमें गालियां दे रखी महिलाओं ने, पता नहीं कैसी कह दी। मुझे लगता है वो सब फिट है कहीं ना कहीं, उन्हें बुरी यूं लगती है मेरी बातें। खैर कोई बात नहीं। बेगूसराय के अशफाक और सायरा। अशफाक को जब पता चला कि पत्नी का किसी से अवैध संबंध चल रहा है, अशफाक ने पत्नी से पूछा सायरा से कि क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूं। सायरा ने कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। जैसे ही उसने ऐसे कहा, अशफाक को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। कुछ लोग खड़े थे, वो जल्दी जल्दी उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहां इसका उपचार हुआ, होश में आया। होश में आते ही कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, उससे मिलवा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इधर सायरा अपने प्रेमी कमल के साथ मंदिर में गई और वहां जाके उसने उससे शादी कर ली। 2 महीने पहले ये सायरा और कमल मिले थे। 2 महीने पहले इनकी फोन पे कांटेक्ट हुआ, बाजार में कांटेक्ट हुआ था, बाजार में नंबर का आदान प्रदान हुआ, बातें होने लगी। 2 महीने के अंदर इतनी मोहब्बत हो गई। एक बच्ची की माँ है, बच्ची को भी छोड़ा, पति को भी छोड़ा। पति तड़प रहा है, कह रहा है कि मुझे पत्नी से मिलवा दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इस 2 महीने के प्यार में उससे शादी कर ली, बच्ची को भी छोड़ दिया, पति को भी। तो बाकी आप समझदार हो, इस तरह की वीडियो में जानबूझ के बनाता हूं ऐसे, आंखें खोलने के लिए। मिलते हैं अगली कुछ इसी तरह की वीडियो में। लोंडा 25 साल का, मोहतरमा 36 साल की, 2 बच्चों की माँ। मोहब्बत हो गई, ओयो में मिलने लगे। मिलने का सिलसिला ज्यादा बढ़ा। आए दिन जब भी वक्त मिलता था ओयो में मिला करते थे। महिला कभी कभी अपने घर भी बुला लिया करती थी। धीरे धीरे प्यार कुछ ज्यादा परवान चढ़ा। पति को पता लग गया, उसने मोबाइल छीन लिया, कैद कर दिया, पाबंदियां लगा दी, घर से नहीं निकलेगी। लड़का परेशान, प्रेमिका नहीं मिल रही। जैसे तैसे करके एक दिन मोहतरमा को फोन मिल गया। लड़के को फोन किया, पड़ोसन के मोबाइल से फोन किया था लड़के को। फिर वहीं ओयो में बुलाया, मिलने के बाद संभोग किया, अपनी अपनी जिस्म की आग मिटाई। मिटाने के बाद फिर मोहतरमा ने कहा कि उनको पता लग गया, अब दूरियां बना लो, अब हम मिलेंगे नहीं, दूरियां बना लो। घर में लड़ाइयां हो रही इस चीज को लेके। अब लड़के को गुस्सा आया, ओयो में ही चाकू से घोंप के उसको मार दिया। मार के लड़का फरार। कॉल डिटेल वगैरह था, सब कुछ पता लगा, लड़के का ही पता लगा। लड़का आया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ ओयो में लगे हुए होते हैं। पता लगा ये आया करते थे, खूब मिलते थे, इस तरह से। चलो अब कहानी में नया मोड़ आता है। इस लड़की की जो ये महिला है मोहतरमा, इनकी लाश 2 दिन में मिली ओयो रूम से। अब पति ने कहा कि मुझे तो यही पता था, मैं तो काम पे हूं, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रही। मेरे काम पे जाने के बाद बच्चे किसके पास छोड़ के जा रही,
बच्चे नहीं साथ लेके जाया करती थी, बच्चे किसी के भी पास छोड़ देती थी, एक सहेली। इस तरह की महिलाएं होती हैं मोहल्ले पड़ोस में हमारे, जो औरतों को बढ़ावा देती हैं बिगड़ने के लिए। बच्चों का ध्यान रखियो, जरा मैं अभी आ रही, घर का ध्यान रखियो, कुंडी लगा दी, बाहर की ताला नहीं लगाया, जरा मैं यहाँ तक जा रही, अभी आ जाऊंगी, बहुत सारे बहाने। तो इस तरह की महिलाओं के पास ही वो बच्चों को छोड़ के चली जाया करती थी, मिलती थी वहां। अब पति 2 बच्चों को लेकर परेशान है, क्या करूं। प्रेमी ने तो उसको निपटा दिया। फोन आ रहा। जिसके सीने में गोली मारनी चाहिए उनके पैरों में गोली मारते हैं। ऐसे ऐसे शख्स को तो वहीं के वहीं नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए जो बच्चियों के साथ ये घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाला था ये परिवार, अंबेडकर नगर का। 6 साल की बच्ची, इसका छोटा भाई संदीप चौहान बहला फुसला के अपने साथ लेके गया। उस बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, उसका रेप किया, बच्चे को भी मार दिया पत्थर मार मार के। सोचा होगा कि बड़े बड़े लोग कर देते हैं इन कामों को, उनका कुछ नहीं होता, मेरा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। देखता होगा आशाराम को कि वो तो कभी भी बाहर आ जाता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। देखा होगा राम रहीम को, मेरा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। कर दो, कर दिया, बढ़ावा कौन दे रहा है। देखा होगा उन लोगों को जो रेपिस्ट हैं, जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद उनकी फूल मालाओं से स्वागत होता है। देखा होगा उस शख्स को जो एक छात्रा का रेपिस्ट जब जेल से बाहर आया, गाड़ियों का काफिला उसको लेने के लिए गया, फूल मालाओं से उसका स्वागत हुआ। रेपिस्टों का अपने यहाँ पर ये हाल है तो पैरों में गोली मारते हैं और चंद रोज में ये हरामखोर वकील इनको बाहर भी करवा देते हैं। ऐसे ऐसे वकीलों पर लानत है। सारे वकीलों ने कह रहा कि मेरे ऊपर कोई केस पेश पेल दो, सबको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ जो ऐसे ऐसे लोगों को बचाते हैं, जिनके खिलाफ सारे पुख्ता सबूत होते हैं, फिर भी वो बाहर घूमते हैं। पता नहीं कैसी तिकड़मबाजी करके, तुक्का फिट करके, इधर से इधर मिला के बेल दिलवा देते हैं। तुम्हारे भी बच्चे हैं, है नहीं? सोच लो। हमारे यहाँ कहते हैं कि हराम खाओगे हराम खून बनेगा, हराम खून बनेगा हराम सोच पैदा होगी, हराम सोच पैदा होगी तो हराम काम करोगे, और हराम काम करोगे तो हराम ही खाओगे। घूम फिर के चक्र वहीं पे आ रहा है। तो ये हराम खोरी छोड़ दो तो बेहतर है। ईमानदारी में बहुत कुछ है, और ऐसे ऐसे लोगों को छुड़वाने की कोशिश मत किया करो आप लोग। आप लोगों से गुजारिश है, सोच के देखो जिसकी बच्चियां होती हैं, ये मासूम बच्चियां, उन पर क्या गुजरती होगी, कैसे वो इस दर्द को बर्दाश्त करती होगी। जो बालिग शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो भी इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं करती। जब उनके पास साथ पहली बार ये सब कुछ होता है, समझ रहे होंगे, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 6 साल की बच्ची के साथ वो मतलब किस तरह से बर्दाश्त कर लेती होगी। 4-4, 2-2, 1-1, 6-6 महीने की बच्चियां नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। उफ, तकलीफ होती है, पता नहीं कब सुधार आएगा। तकलीफ होती है, पता नहीं कब। खुदा की कसम दिल तो ऐसा करता है कि ऐसे ऐसे लोगों को कोल्हू में घुसा दूं। हाथ से स्टार्ट करूं, थोड़ा सा घुसाऊं, फिर बंद कर दूं, फिर थोड़ा सा घुसाऊं, फिर बंद कर दूं, फिर थोड़ा सा घुसेड़ूं, फिर बंद कर दूं। रोजाना इनको इस तरह की मौत दूं। दिल ऐसा करता है ऐसे ऐसे लोगों के लिए। 3 बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। एक 2 साल का बच्चा है, एक 4 साल कुछ महीने का बच्चा है, और एक 6 साल की बच्ची है। एक बुजुर्ग आए वहां, 75 साल इनकी उम्र, इन बच्चों के सगे दादा। 6 साल की बच्ची को इन्होंने कहा कि आ तुझे आम खिलाऊं। अपने दूसरे घर लेके चले गए। 100 मीटर की दूरी पे वो दूसरा घर है, वहां इस बच्ची को आम के बहाने से ले जाके उसके साथ ज्यादती की। बच्ची वहां रोई, रो धो के अपना घर आ गई। माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ पे थी, वहीं मोहल्ले में ही। बाप काम पे गया हुआ था। जब ये माँ आई, माँ से इसने सब कुछ बताया कि दादाजी लेके गए थे और उसके साथ इस तरह से उसने किया। पहले उसकी फराक निकाल दी, उसने बच्ची ने सब बताया। बच्ची के जिस्म पर निशान, जिसे जो मर्द जात लव बाइट बोल देते हैं, इस तरह के निशान उस बच्ची के सीने वगैरह पे। उसने अपने बाप से बताया बच्ची ने।
उसकी माँ ने भी कहा कि लेके गए थे, बच्ची क्या बता रही, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, झूठ बोल रही है सच, और इसका बदन देखियो जरा। दोनों पति पत्नी थाने में गए, कंप्लेन लिखा इसके खिलाफ। पुलिस ढूंढती फिर रही इसको। लखनऊ के वसुंधरा इलाके की यह घटना है। 75 साल इस दादा की उम्र है, बच्ची की उम्र 6 साल है। ग्वालियर के डबरा लखिया गांव की रहने वाली एक लड़की, नाम था इनका जूली गुज्जर। ये तलाकशुदा लड़की थी। मई के महीने में एक लड़के से प्यार करती थी। ये मुरैना का रहने वाला लड़का रोहित गुज्जर। मई के महीने में उसके साथ ये कहीं चली गई। परिजनों ने कंप्लेन दर्ज कराई गुमशुदा की। 7 मई को पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, बरामद करके और इसके परिवार को दे दिया। परिवार अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद, कुछ ही दिनों के बाद पुलिस को सूचना मिली कि जिस लड़की को बरामद किया था उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चल रहा, कहाँ है वो, कोई भी खबर नहीं है। पुलिस ने इसकी छानबीन की। छानबीन करने के बाद इनके जो पिता थे इस लड़की के, इनका नाम है मंगेश। मंगेश को उठाया, पूछताछ की उससे कि लड़की कहाँ है। मंगेश पहले तो इधर उधर की बातें करने लगे, गुमराह करने लगे पुलिस को। जब सख्ती बरती, पुलिस को शक हो गया था मंगेश के ऊपर कि कहीं ना कहीं लड़के के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट चुकी। मंगेश ने अपने बेटे, जो छिदा नाम है, एक दीपू है, अपने बेटों का नाम लिया। पता लगा जो जूली गुज्जर थी उसको गला दबा के इन लोगों ने मारा। मारने के बाद अपने ही खेत में ले गए। ले जाने के बाद वहां जलाया। जला के उसकी अस्थियों को वही खेत में इन लोगों ने दबा दिया था। पुलिस ने वो अस्थियां बरामद कर ली है वहां से, जो अस्थियां थी। गिरफ्तार हुए बाप और दोनों बेटे। कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, कई बार कहा भी गया है। कुछ चीजें मुझसे पता नहीं कही नहीं जाती, क्योंकि मसले हो जाते हैं, धर्म मजहब के आ जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, लोग कमेंट उल्टे सीधे करने शुरू कर देते हैं। मैं फिर से एक बात कहता हूं, अगर लड़की नहीं मानती, हाथ से निकल गई, अपने नजदीकी थाने में जाओ, जहां पर भी ये होता है कि ला दावा कर दिया, ऐसी जगह जाओ, कागजों में उनको ला दावा करो और कह दो कि हमारा इनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है। नहीं तो इन लड़कियों की वजह से बाप और भाइयों पर जो आफत आती है वो आप मेरी वीडियो में हर रोज देखते होगे। बाप या भाई, उनकी जिंदगियां अलग खराब हो जाती है। कई कई साल वो जेलों में रहते हैं। गलती करती हैं ये, नाम प्यार का होता है और इस प्यार के नाम पर ही न जाने कैसे कैसे कांड हो जाते हैं। ओनर किलिंग के मामले न जाने कितने सामने आ भी चुके। तो ख्याल रखें, जो लड़की नहीं मानती उसको अलग कर दो कि हमारा इससे कोई मतलब वास्ता नहीं। कम से कम घर परिवार तो बचेगा, वो भैया जेल से जाने से तो बचेगा। जो इज्जत की खातिर अपनी बहन की वजह से किसी का भी कत्ल कर देता है, बाप इज्जत रखता है, कर देता है वो भी ऐसे ऐसे कामों को, फिर जेलों में सड़ते रहते हैं कई कई साल तक। जमानत हो जाती है जमानत, लेकिन काफी वक्त तक रहना पड़ता है जेलों में, ये आप भी समझ सकते हो। ये लड़की थी वो। खुश रहो भैया, न जाने क्यों इनको तलाक हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सोनू और सपना की शादी हुई। शादी के सारे जो रीति रिवाज होते हैं वो निभाए गए। संपन्न हुआ प्रोग्राम। सुहागरात का वक्त आया। सुहागरात पर पहले पति पत्नी ने कुछ बातें की, कुछ सेल्फी भी ली आपस में, पास में खड़े हो के, इस तरह की। अब नंबर आया सुहागरात का। जैसे ही सोनू ने सपना को हाथ लगाया, सपना ने मना कर दिया कि अभी नहीं, मेरा आज व्रत है, फिर कभी कर लियो। सोनू ने कहा कि नहीं। वो सपने संजोए बैठा था काफी लंबे टाइम से कि सुहागरात पे ये करना है, वो करना है, सारे घोड़े दौड़ा देने हैं। सपना को उसने फिर दोबारा हाथ लगाया, समझाया सपना को, कहने लगी नहीं मेरा व्रत है। कई बार सोनू की कोशिश करने के बावजूद सपना ने साफ इनकार कर दिया कि फिर कभी कर लियो, मेरा व्रत है, आज मत करो। सोनू ने क्या किया, बहुत मारा। घर के लोग, क्या हुआ, क्या तुमने सुहागरात पे झगड़े कर लिए तुमने, क्या हो गया? कहने लगा व्रत बता रही। सपना एडमिट है हॉस्पिटल में, बहुत मारा। कह रहा है काय का व्रत, कौन सा व्रत है, हम तो सपने समझाए बैठे इतने दिन से, ये व्रत बता रही। तो कैसे किया भैया सोनू ने, सही किया गलत किया? बहुत सारी लड़कियां अपने प्रेमियों से वादे करके आती हैं, व्रत बता देती है, तब तबीयत खराब बता देती हैं, हाथ भी नहीं लगाने देती,
कहती है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मैं गंदी हो रही हूँ, मेरे पीरियड चल रहे हैं, मेरा व्रत रखा हुआ है। बेवकूफ़ समझती है मर्द समाज को, और पति को हाथ भी नहीं लगाने देती। पहले हाथ लगाएगा तो वही पूर्व प्रेमी हाथ लगाएगा, बाद में हाथ लगाएगा, वो भी मजबूरी में लगवाती हैं। आ गई तो लगाना ही पड़ेगा। वो तो व्रत बता रही थी, सपना को एडमिट करवा रखा। सोशल मीडिया पे आपने ये वाली वीडियो जरूर देखी होगी, आजकल ये काफी वायरल है। एक लड़के ने एक लड़की को छत से लटका रखा है नीचे, गले में फंदा डाले हुए, उसके बाद में उस लड़की को छोड़ दिया। उसके बाद वो लड़का भाग गया। पड़ोसियों ने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा। जो वो लड़की है 17 साल की वो लड़की है, उसकी ताऊ के लड़के की पत्नी है वो, उसने भी अपनी आंखों से सारा मंजर देखा, कैसे कैसे उसने कुल्हाड़ी से पहले हमला किया। लड़की अकेली थी, माता पिता कहीं गए हुए थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की यह घटना है। 17 साल इस लड़की की उम्र। वो भाभी, जो उस लड़की की भाभी थी, वो चीखी चिल्लाई, काफी कोशिश की, किसी ने उसकी वीडियो भी बनाई, सोशल मीडिया वायरल कर दी। बाद में ग्रामीण इकट्ठा हुआ, उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गए। ये हॉस्पिटल है शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर इसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। कुल्हाड़ी से वार किए गए थे इस लड़की के ऊपर, चेहरे पर, गर्दन पर, सर पर, सीने पर। भागी जब ये लड़की, भागते हुए भी पीठ पे वार किए। 60 से ज्यादा इस लड़की को टांके आए हैं। हालत अभी गंभीर बनी हुई है। यहां से शिवपुरी से इसको ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्रामीणों को इस घटना का पता चला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, ग्रामीण इकट्ठा हुए। वहीं पर एक जगह पड़ती है, ये सिरदोष मार्ग, उसको जाम कर दिया ग्रामीणों ने, फांसी की मांग करने लगे। एसडीपीओ है प्रशांत शर्मा, काफी लोगों को समझाया। उस काफी लंबा जाम लग गया था, 2 घंटे तक उन्होंने जाम लगा के रखा। लोगों को समझाया कि कानूनी कार्रवाई होगी, सबको इंसाफ मिलेगा। जो भी कुछ करते हैं आला अधिकारी, वही सब उन्होंने किया। जो मुख्य आरोपी है धर्मेंद्र परिहार, इसके पिताजी हैं अजब सिंह, इनको राउंड अप कर लिया गया। 5 लोग इसमें नामजद, जो धर्मेंद्र परिहार, अजब सिंह परिहार, सोनू परिहार, रिंकू परिहार और फूलाबाई परिहार, इनके खिलाफ 5 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सन की आशिक ने एक और लड़की की जान लेने की कोशिश की, जैसी अभी ग्वालियर में की गई थी। ऑफिस के अंदर कितने सारे नामर्दों के सामने उसने मारा उसको। नामर्द क्यों बोल रहा हूं मैं, समझ गए होंगे, जिसने भी वो वीडियो देखी वो समझ गए होंगे नामर्द में क्यों बोल रहा, कि एक चाकू वाला शख्स इतने सारे लोगों से रोकने गया, एक लड़की की जान नहीं बचाई गई उन लोगों से। कितने सारे लोग थे वो। जैसे वो झुका हुआ मार रहा था, मैं पीछे से लात मारते जाके पड़ता, वहां मुंह लगता उसका, वहां टेबल में खड़े हुए देख रहे, डर रहे, उसने दिखा डर रहे। अब मैं क्या ऐसे डर रहे थे, चाकू से, इतना लंबा चाकू। इतने सारे नामर्द थे वहां उस ऑफिस में, सारे। ऐसे नहीं कि कोई लेडीज थी, लेडीज मानते तो चलो, लेडीज डर जाती हैं इन चीजों से ज्यादा, है ना। वो तो सारे मर्द थे, नामर्द। उस लड़की की जान नहीं बचा पाए वो, और वो चाकू घोंप रहा सबके सामने, खड़े हुए तमाशा देख रहे। अबे नामर्दो, अगर कहीं भी तुम्हें ऐसा कुछ मिले, जान की बाजी लगा देना भाई। ऐसे ऐसे मौके किस्मत वालों को मिलते हैं। खुश रहो। किसी इंसान से मिलो, देखने में कैसा लगता है, किसी इंसान से पूछो भाई कैसा है, एकदम बोलता है बस ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बोल देते हैं ऐसे ही। किसी भी अनजान शख्स से पहली बार मिलो, हाथ मिलाओ, दुआ सलाम करो उनसे, नमस्ते वमस्ते, जो भी जिस धर्म जाति का है, पूछो भाई ठीक ठाक, काम धाम, सब बोलते हैं हाँ ठीक, लेकिन बोलते हैं, असलियत क्या है वो वही जान सकते हैं। क्यों कहा मैंने ऐसा? एक शख्स था करण, उससे पूछा गया भाई ठीक है, उसने कहा हाँ सब बढ़िया। देखने से भी लगता था कि खूबसूरत पत्नी है, 6 साल का बेटा है, पत्नी अच्छे खासे घर में रहती है, लग्जरी फ्लैट में रहते हैं, पति की अच्छी खासी नोएडा के अंदर एक निजी कंपनी में नौकरी है, लग्जरी फ्लैट पर एक लोन उठा रखा है, लोन लेके वो फ्लैट लिया था। परिवार से बेहद मोहब्बत करने वाला ये करण परिवार से बहुत प्यार करता था। देखने में लगता था बहुत ही खुशहाल है, इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन अंदर खाने क्या था, हाँ ये अब जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दिल्ली के उत्तम नगर कॉलोनी में रहा करता था 30 साल का करण देव। इसकी पत्नी थी सुष्मिता, 6 साल का इसका बेटा। लग्जरी फ्लैट में रहा करते थे। बाहर से देखने में लगता था सब कुछ ठीक ठाक है, खुशहाल है। अब सब कुछ ठीक ठाक खुशहाल किस लिए?
करण ने सुष्मिता से लव मैरिज किया था। जिस कंपनी में, नोएडा की कंपनी में ये काम किया करता था, इसमें ही सुष्मिता भी काम किया करती थी। यहीं पर इनकी पहली बार मुलाकात हुई। मुलाकात हुई का दौर कुछ बढ़ा, दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदली और 2015 में इन लोगों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुष्मिता से कह दिया भाई तो अब घर पे ही रहे। प्रेग्नेंट हो गई थी, एक बेटा पैदा हुआ, खुशियों में और 4 चांद लग गए। परिवार से मोहब्बत किया करता था। जिस जगह पर इसका मकान था उससे 2 गली छोड़ के ही इसने एक फ्लैट लिया। बड़ा महंगा फ्लैट था वो, जहां पर इसके माँ रहती थी, इसका भैया रहता था, इसकी बहन रहती थी, कि मिलने मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। माँ से जब दिल करा जब मिल लिए, सब कुछ ठीक इस घर में। अब एक दिन की बात है, ये अपनी कंपनी से वापस आए करण देव। आने के बाद इससे खाना वाना मांगा, खाना खाया, कुछ देर मोबाइल चलाया। मोबाइल चलाने के बाद अपने कमरे में जाके ये सो गए। इधर सुष्मिता भी अपने बेटे को लेकर एक कमरे में चली गई, वो भी सो गई। सुबह हुई, सुबह के वक्त तारीख थी 12 जुलाई 2025। सुष्मिता रोजमर्रा के कामों में लग गई। संडे का दिन था, सोचा करण देर तक सोएंगे, छुट्टी है, उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। रोजमर्रा के काम जो भी नाश्ते वास्ते बनाती थी वो सब कुछ बनाया। काफी देर हो गई, सोचा अब तो उठा ही दूं। उठाने के लिए करण के कमरे में गई, जाके देखा करण बेसुध पड़ा हुआ है। करण को आवाज लगाई, वो कुछ नहीं बोला। सोचा गहरी नींद में है, फिर अपने कामों में लग गई, घर के जो भी काम होते हैं। कुछ देर के बाद फिर आई, फिर करण को आवाज लगाई। करण में कोई हलचल नहीं, पास गई, चेक करके देखा करण ठंडा पड़ा है। ये डर गई, नब्ज चेक करके देखी, करण में कुछ भी नहीं बचा। अब ये घबराई, अपने बेटे को ली, बेटे को लेकर जल्दी जल्दी ये अपनी इस ससुराल की जो इसकी सास रहती थी, पास में रहती, 2 गली छोड़ के वहां पहुंच गई। जाके धाड़े मार कर रोने लगी कि पता नहीं करण को क्या हो गया। अब करण का एक भाई है, वो भी और ये भी सास, ये लोग यहाँ पे आए। इन्होंने अपने चाचा को फोन कर दिया कि चाचा पता नहीं करण को क्या हो गया। चाचा ने कहा मैं तो बाहर हूँ, कहीं बाहर थे। फोन कर दिया कि मैं बाहर हूँ, मैं राहुल को भेज रहा हूँ। चाचा का लड़का है राहुल, वो भी नौजवान लड़का है। उधर राहुल भी पहुंच गया। अब यहाँ आके देखा तो करण तो मर चुका था। दहाड़े मार मार के ये पत्नी, माँ, भैया सब रोने लगे। इनकी एक नैन्सी बहन थी, इनकी नाम था नैन्सी, अमृतसर में उसकी शादी कर रखी थी। बहन को भी फोन कर दिया, घर में ऐसे ऐसे हादसा हो गया। कुछ लोग, परिवार के लोग इकट्ठा हो गए, मोहल्ले के लोग के। करण अच्छा बंदा था, अचानक से क्या हुआ, आनंद फानंद में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। करण को जाके वहां डॉक्टर ने इसका चेकअप वेकअप किया। डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो मर चुका। अब परिवार के लोगों में दहाड़े मारना शुरू किया, एक दूसरे को संभाल रहे, रो रहे। जवान लड़का, अचानक से क्या हुआ, कल तक ठीक था। पत्नी को संभाल ले, माँ को संभाल ले। माँ की बुरी हालत, दीवार से लग के बैठी बेचारी, रोने लगी, सर पकड़ लिया। भैया छोटा है, छोटा भैया भी, कुणाल नाम था इसके छोटे भैया का, वो भी रो रहा है। डॉक्टर ने जब करण की बॉडी को चेक किया, करण के सीने पर 2 जले हुए कैसे निशान थे। देखने से लगा कि करण को करंट लगा है। जिस वक्त करण वहां पे मिला था घर में, सुष्मिता ने कहा था कि ये मोबाइल अपनी चार्जिंग पे लगा रहे थे और शायद इनको करंट लग गया। ये आशंका सुष्मिता ने जताई थी। डॉक्टरों ने बताया कि इसको तो शायद करंट वरंट लगा है, ऐसा कुछ है। इसके हाथों पर भी निशान थे, सीने पर भी निशान थे। डॉक्टरों ने बॉडी देने से मना कर दिया। घर परिवार के लोगों ने भी कहा, सुष्मिता की बातों पर सबने यकीन कर लिया था कि करंट से ही मरा। सबने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं कराने के, अंतिम संस्कार कर देंगे। डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये तो कुछ और ही मामला है, पुलिस को जरूर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। परिवार के लोगों ने उनसे काफी बहस की डॉक्टरों से। इधर डॉक्टरों ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। इन्होंने काफी कहा कि हम नहीं कराना चाहते तो नहीं कराना चाहते, हमारी बॉडी हमें दे दो, हम कर लेंगे जो भी कुछ करना, अंतिम संस्कार और क्या करेंगे। पुलिस ने इन लोगों को समझाया। छोटा भैया जो था ये कुणाल, इसको अलग को ले जाकर समझाया, भाई देखो कभी कुछ और भी मामला हो सकता है, पोस्टमार्टम कराना दो, पता लग जाएगा कि क्या किस वजह से इसकी मौत हुई है। कुणाल ने हाँ कर दी। सबसे पहले कुणाल ने हाँ की कि हाँ भैया का मेरे तुम पोस्टमार्टम करवाओ, कोई बात नहीं, अब मर गया तो मर गया, अब देखो तो किस वजह से मरा। इसकी जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पहले इनको बॉडी दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ टाइम लगता है आने में, एकदम नहीं आती। बॉडी दे दी इन्होंने, अंतिम संस्कार की तैयारियां करी।
अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार जिस वक्त हो रहा था उस वक्त कुणाल को एक रिश्तेदार ने एक मोबाइल दिया कि ये राहुल का फ़ोन है, तुम राहुल को दे देना। अब ये गमगीन कुणाल खड़ा हुआ था एक तरफ, फ़ोन ले लिया हाथ में। लेने के बाद राहुल दिखेगा कहीं, वो था वो भी वहीं चाचा का लड़का, कि चलो दे देंगे कोई बात नहीं। इधर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, इधर कुणाल के हाथ में राहुल का मोबाइल पर उसने अपनी जेब में देखा कुणाल ने, उसका भी मोबाइल नहीं है उसकी जेब में। ढूंढने लगा, घर में तलाश किया, इसका मोबाइल नहीं मिला। इसने सोचा कि कुणाल इसके राहुल के मोबाइल से फ़ोन कर लूँ उसको। राहुल के मोबाइल की स्क्रीन जो इसने ऑन की, ऊपर ही कुछ मैसेज जैसे दिखाई दे जाते हैं स्क्रीन पर, वो आए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था माई वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ। कुणाल राहुल को अच्छी तरह से जानता था कि राहुल का तो अभी शादी वादी भी नहीं हुई, ये माई वाइफ कौन है। जैसे तैसे करके उसने लॉक खोल लिया उसका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पहले इसको करण को नींद की गोलियां दी गई थी काफ़ी सारी, उसके बाद इसको करंट लगाया गया। चार्जर के करंट से नहीं मरा, इसको कुछ और केबल से करंट लगाया गया, तब इसकी मौत हुई। अब कुणाल इधर हैरत में कि इसमें किसका मोबाइल, किसका नंबर। उसने लॉक खोल के चेक किया, इंस्टाग्राम चैट निकाली उसने। इंस्टाग्राम चैट पे जब उसने पढ़ा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो चाचा का लड़का है राहुल, वो सुष्मिता से बातें करता है और बहुत टाइम से ये लोग बातें करते हैं और ऐसी वैसी भी इनकी बातें हुई भी हैं। और जिस दिन जिसकी मौत हुई करण की, उस दिन भी इसकी काफ़ी लंबी लंबी बातें हुई। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, इस तरह की चैट। ये लोग डर गए। कुणाल ने अपने परिजनों से बात की कि मुझे ये राहुल का मोबाइल किसी परिपुरुष ने दिया, इसका नाम नहीं खुला था इसमें। इस गाड़ी में गर्मी हो गई थी, बहुत पसीने आने लगे थे, दम घुटने लगा था, तो मैं निकला वहां से। मैंने कहा कमरे में बना लो। खैर, अब इनको शक हुआ कि ये इससे इतनी चैटिंग वगैरह, परिजनों ने बात की आपस में बैठ के कि सुष्मिता राहुल से बातें करती है इस तरह से। सारी चीजें परिजनों को दिखाई गई। परिजन थाने में पहुंचे, पुलिस को दी गई ये सारी चैट। उन्होंने आशंका जताई कि हमारा जो करण था उसकी हत्या की गई थी। पुलिस वालों ने इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं किया, इग्नोर सा कर दिया। परिवार के लोग खुद ही जिम्मेदारी उठाने पर तैयार हुए। सुष्मिता को सबने एक कमरे में बिठाया। बिठाने के बाद ये आप वीडियो देख सकते हैं, इनसे बातें करनी शुरू की। पूछा कि सच्चाई बता दो, जो भी सच्चाई है। उल्टी सीधी बातें करनी शुरू की, कुछ ऐसी बातें की ताकि वो टूट जाए इन चीज़ों से। अब टूटते टूटते जब इसने देखा कि ये बिल्कुल, परिवार वालों ने देखा कि ये टूटने को तैयार नहीं है, सब सवालों के जवाब कभी कैसे दे रही है, कभी कैसे दे रही है। अचानक से इन्होंने तीखे सवाल किए परिवार वालों ने। ये रोने लगी। रोने के बाद ये खामोश हो गई। काफ़ी पूछा, सच्चाई बता दो। फिर पुलिस को सूचना दी इन्होंने कि हमें अपनी बहू के ऊपर ही शक था, बहू और राहुल ने हमारे बेटे को मारा है। अब तुम खुद पूछ लो इनसे जब पूछताछ की, इन लोगों ने करण को भी गिरफ्तार कर लिया। करण से भी पूछताछ की, पूछताछ में उसने भी कबूल कर लिया। पता लगा इन दोनों ने बड़ी ही साजिश के तहत उसको रास्ते से हटाया। करण अपनी कंपनी में काम किया करता था, लव मैरिज की थी। लव मैरिज के बाद एक महंगा फ्लैट खरीदा और काफ़ी महंगी उसकी किस्तें थी। उस किस्तों में बिजी रहता था, रात को भी काम करता था, दिन में भी काम करता था। कभी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी। 8 दिन की डे, 8 दिन की नाइट, कुछ ओवर टाइम, इसी उलझन में उलझा हुआ था। मतलब एक परिवार को किसी भी तरह से वो पाल रहा था। हमेशा अपनी पत्नी से प्यार किया करता था, हमेशा अपनी पत्नी को मोहब्बत से देखता था, अपनी पत्नी से मोहब्बत से ही पेश आया करता था। इस दौरान इनका जो बेटा है ये दादी के पास सो जाया करता था कभी कभी। करण अपनी कंपनी में काम कर रहा है रात को, बेटा दादी के पास सो गया। सुष्मिता अकेली घर पर। यहाँ जो राहुल है, ये चाचा का लड़का, उससे इंस्टाग्राम पर चैट करनी शुरू की। चैट करते करते सारे हाले दिल, अकेलापन उससे बयान किया करती थी। पति वहाँ रहता है, मैं अकेली जवान हूँ, 30 साल की थी, जवान हूँ, और वो वहाँ रहते हैं। बेटा भी वहाँ चला जाता है, कभी बेटा यहाँ सो जाता है, कभी वो दिन में, कभी रात को। जो हसरतें हैं वो तो मन की मन में दबी रह गई, पूरी नहीं होती। वो कुआरा नौजवान लड़का, महिला की आरजू, महिला की जो ख्वाहिश है वो समझता था सब। उसने मरहम रखना शुरू किया
ऐसी ऐसी महिलाओं के ऊपर मरहम रखना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। महिलाएं क्योंकि बड़ी वाली होती है ना, जो घुटनों से नीचे बताते हैं, ज़रा इनसे कोई हमदर्दी की बात करो, ये उस पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यही सब कुछ इन लोगों के बीच हुआ। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती हुई और चैटिंग में लव यू सव यू नंबर था। फोन पे बात नहीं करते थे, इंस्टाग्राम चैट किया करते थे, इंस्टाग्राम पर कॉलिंग किया करते थे। घर आना जाना शुरू हुआ, शारीरिक संबंध बनने शुरू हुए। जिस वक्त नाइट शिफ्ट हुआ करती थी करण की, ये पूरी रात राहुल सुष्मिता के पास रहा करता था। बेटे को भेज दिया करती थी वहां दादी के पास, और दोनों ये अपनी हसरतें पूरी कर लिया करते थे घर में। 8 दिन ये पूरे हुए। अब डे शिफ्ट थी इसकी। दिन में करण को घर पे ही रहना था, कुछ घंटे सोया, उसके बाद घर पे। इनका मिलने में थोड़ी परेशानी हुई तो इन लोगों ने कुछ और तरकीबें आजमाई। बाहर जाके मिल लिया करती थी कहीं और। सब कुछ चल रहा था लेकिन बड़ी ही गुपचुप तरीके से, ताकि किसी को किसी चीज की भी भनक ना लगे। अब दोनों ने, ऐसी औरत जो होती है, पहले बताऊं, जो ऐसी औरत होती है ना, किसी और को पसंद कर लेती है, उनको पति फिर जहर लगने लगता है। उसको वो फूटी आंख निभाते हैं, वो बस ही है तो बासी नहीं खाना खाने की। अब जो ताजा मिला हुआ ना, उसके ऊपर सब कुछ है। पतियों से लड़ाई करेंगी, चिड़चिड़ी हो जाएंगी, बिना बात के झगड़ा करना शुरू करेंगी, बिना बात के। पति भी सोचेगा भाई मैंने किया क्या, वो बैठ के एक तरफ सिर पकड़ा, भाई मैंने कुछ करा भी नहीं, क्या हो गया इसे। अपने आप ही संभल के बोलेगा, अपने आप ही संभाल के बात करेगा। पता नहीं इसको क्या हो रहा, जिन चढ़ गए, भूत आ गए, बिना बात के चिड़चिड़ी हो रही, बिना बात के चढ़ के आ रही। ऐसे ही इसने करना शुरू किया करण के साथ। बिना बात के झगड़े, बिना बात की लड़ाइयाँ। कभी लड़ाई कुछ ज्यादा बढ़ जाया करती थी। करण अपना छोड़ छाड़ के बाहर चला जाया करता था अपनी माँ के पास। माँ से मोहब्बत करता था, भैया से प्यार करता था, परिवार में बने रहने की काफी कोशिश किया करता था। पास में ही मकान खरीद रखा था, वो फ्लैट। अब इस दौरान एक दिन ऐसी लड़ाई हुई, सुष्मिता के थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ उसको ऐसा लगा, इसने फैसला कर लिया अब इसके साथ नहीं रहना, अब करण के साथ, उसके राहुल के साथ रहना है, जिंदगी उसी के साथ बितानी है। तरकीबबाजी से। करण को नहीं पता कुछ भी इनका अफेयर चल रहा, कुछ भी नहीं पता उसको। राहुल से बात की इसने, राहुल से बात करके बताया कि करण ने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, वो सब पैसे हमारे, प्रॉपर्टी है, घर फ्लैट बड़े महंगा है, इसको बेच के कहीं दूर जाके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा तेरा मेरा क्या चल रहा। करण ने इसकी बात मान लिया, ठीक है, कैसे करना। प्लानिंग बनी, 15 दिन से प्लानिंग बना रहे थे। प्लानिंग बनी, प्लानिंग के तहत करण ने इसको नींद के 2 पत्ते ला के दिए, जिनमें 12-12 गोलियां थी। 21 गोली इसने दही में, 11 गोली दही में मिलाई, करण को दी। उसने दही खाने से इनकार कर दिया कि मैं आज दही नहीं खा रहा। इनकार किया, लेकिन औरत अपने जब पूरे वाले रूप में आती है ना, वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकती है। प्यार जताया उसको, बाहों में बाहें, गले में हाथ आए, जी तुम क्यों कर रहे, फलाना ढिमकाना। उसके खाने में वो गोली डाल दी, नींद की 11 गोली, 11 उसमें 11 उसमें। 2.5 गोली बची, जो बच गई थी वो 2.5 गोली बची थी उसमें, पत्ते में उसके। खाने में खिला दी, उसने खा भी ली। खाने के बाद वो बेचारा झूमने लगा, बैठा बैठा अपने कमरे में गया, जाके वो सो गया। अब सोने के बाद असली खेल शुरू होता है। ये भी ड्रामे करके सो गई थी। असली खेल शुरू होता है। ये बार बार आई, कमरे में चेक किया, वो सांस लेता है तो इंसान का पेट थोड़ा बहुत हिलजुल होता रहता है। उसने देखा 2 बज गए। इस दौरान 3 बार आके उसने चेक किया था कि जिंदा है, मर गया। उसे ये पता था इतनी सारी नींद की गोली किसी को खिला दो तो इंसान मर जाता है। वो नहीं मरा। राहुल से चैटिंग चल रही थी। राहुल ने पूछा हाँ क्या हुआ, अब तक तो हो जाना चाहिए काम। उसने कहा तो मरा ही नहीं, जिंदा। पूछने लगी इसका करंट लगा दूं क्या, चैटिंग में है ये। उसने कहा करंट लगा दे। अब ये घबराई करंट लगाते हुए। राहुल ने कहा मैं आ रहा हूं। वो पहुंच गया फ्लैट पे, दरवाजे पे खड़ी हुई थी। दरवाजा खुला, अंदर लिया उसको। एक केबल का तार इन्होंने छीला, उसको बोर्ड में लगाया और उस बेचारे को नींद में ही, उसकी आंख भी नहीं खुली, पहले इन्होंने सीने पे उसके करंट लगाया। पहले वो तड़पा होगा, ये भी डर गए होंगे, करंट की चिंगारियां उठती हैं, ये भी डर गए होंगे, छोड़ दिया होगा उसको बीच में अधूरा ही। वो तड़पता रहा उधर, चीख भी नहीं निकली उसकी। हाथ पे करंट लगाया उसके, हाथ उसके फैल गए थे, मतलब वहाँ करंट लगाया पास में खड़े होकर।
और ये जो औरत पास में खड़ी हुई देख रही थी ये सब कुछ कि कैसे उसके पति का दम निकल रहा है। मारने के बाद ऐसे ही उसको सीधा लिटा के चुपचाप आराम से अपने कमरे में जाके सो गई। सुबह को काम धाम निपटाए, ये सब कुछ ड्रामेबाजी, भाग के सास के यहाँ गई, सास को क्या पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वे आए, आने के बाद हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर अगर ना देखें इसके सीना और हाथ तो शायद इस राज को कभी फाश होने में बहुत टाइम लगता। और अब न जाने कितने ही ऐसे केस होते हैं जिसमें पता भी नहीं चलता किसके साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ ये उजागर हुआ। झाग वाग उसके मुंह में निकल रहे थे। जब पता लगा कि सुष्मिता ने ये सब कुछ किया, मोहल्ले के जो लोग थे उन्होंने भी कहा यार भला आदमी था बेचारा, और पत्नी से तो बहुत मोहब्बत करता था। वाकई लव मैरिज किया था, महंगा फ्लैट खरीदा, महंगी EMI भर रहा था उसकी, और पत्नी बच्चों के लिए ही जीता था बस। ऐसा शख्स था एक करण। लेकिन भाई जब 30-35 साल की उम्र ऐसी होती है औरत की, कहते हैं दोबारा जवान होती है औरत, और मर्द अपनी उलझनों में उलझा रहता है उस वक्त में। घर परिवार चलाना, बच्चों को देखना, उनकी फीस, पढ़ाई लिखाई, इनमें। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है कि तो कहाँ उलझ रहा होगा, दबाओ। एक वीडियो देखी मैंने, वो शख्स रोता हुआ कह रहा है कि जबान चलाने में और जिंदगी चलाने में, परिवार चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जबान तो यूं ही चला देती हो, कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन परिवार चलाने में इंसान का सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्या उसकी उम्र, क्या जवानी, क्या ख्वाहिश, क्या ये चीज जिसके लिए दूसरों से संबंध बनते हैं, सब कुछ तहस नहस। किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं रहती। जब वो बीवी बच्चों के बारे में सोचना शुरू करता है वे काम भी जो पत्नी कहा कि वो भी देता है, लेकिन इतना नहीं जितना आजकल हवस फैली हुई है कि रोज बिस्तर में पति चाहिए, रोज बिस्तर में पति चाहिए। नहीं मिलेगा तो दूसरा तैयार खड़ा है, उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे हम। तो होता कौन है? चल रहा है ये आए दिन की घटना। मैं ही आपको सुनाता हूँ आए दिन। मैं बनने की नहीं इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी ना बना सकता मैं। सच्ची कहाँ से बनाऊं, कहाँ से लाऊं इतना वक्त? रोज दिन में न जाने कितनी घटनाएं ऐसी पतियों को छोड़ के दूसरों के साथ लगी पड़ी। उस बेचारे का कतई परवाह नहीं है उसकी। उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देंगे, दारू पीता है, मारता है, पीटता है, छेदता है, ये करता है, वो करता है। अब मरता है तेरे लिए, वो सारी दुनिया में कहाँ जलील होता फिर रहा है, तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करता है। घर परिवार कैसे चलेगा? वैसे नहीं चलता। घर में पड़े पड़े जबान चल गई, चल गया घर परिवार। नहीं, कुछ कुर्बानियां तुम्हें भी देनी पड़ेंगी। और जिस कुर्बानी की मैं बात कर रहा हूं, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। और ये जो कुर्बानी है, इसके लिए तुम एक इज्जतदार पति की आबरू को न जाने कैसे कैसे नीलाम कर देती हो। वक्त है, पति की बन के रहो, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बाकी आप तो समझदार हो, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो भाई। अपना अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगली कहानी में। वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर देना भाई। मैंने साउथ की एक मूवी देखी। उस मूवी में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में कार्यरत है, मोर्चरी में। जो महिलाएं पोस्टमार्टम के लिए आती थी उनका वो रेप किया करता था। मैंने मूवी देखी, इग्नोर कर दिया। मर्दों के साथ कौन करेगा, है पैसे वैसे कमाने के लिए बना दी। उसके बाद कुछ मामले सामने आए। जब वो मामले सामने आए, सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान से सामने आया। 43-44 महिलाओं की कब्रों में घुसकर 2 व्यक्तियों ने रेप किया था। उन्होंने खुद कबूल किया कैमरे के सामने इसको। उसके बाद भारत का एक मामला ऐसा आया, कब्रिस्तान में कब्रें खुली हुई मिलती थी। आज दफनाया, कल कब्र खुदी हुई है। प्रशासन से गुहार लगाई, CCTV कैमरे कब्रिस्तान में लगाए गए, तब कहीं जाके एक व्यक्ति पकड़ा गया। नग्न अवस्था में वो व्यक्ति कब्रिस्तान में घूमता था, कब्र को खोद के उसके अंदर जाता था, मुर्दों के साथ, महिलाओं के साथ रेप किया करता था। अब कुछ जब इस तरह के मामले सामने आए, मुझे यकीन हो गया भाई नहीं, ये तो मर्द है। ये मर्द तो छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ता, बूढ़ी औरतों को नहीं छोड़ता, यहाँ तक के जानवर तक को नहीं बख्शा इसने। तो ये मुर्दों को कैसे छोड़ देगा, है ना? इसने कभी किसी उम्र का लिहाज नहीं किया। इसने अपनी हवस मिटाने के लिए 6-6 महीने की बच्चियों तक का इस्तेमाल कर लिया। ये मर्द है। खैर, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, इनका नाम है मुनीर अहमद। कर्नाटक के बिदक, ये मक्खी बहुत तंग कर रही है भाई। कर्नाटक के बिदक में एक हॉस्पिटल है, BRIMS टीचिंग हॉस्पिटल,
मोर्चरी में कार्यरत है ये बंदा। डॉक्टर मोहसिनुल हक ये भी वहीं पे काम करते हैं। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुनीर अहमद उन महिलाओं की तस्वीरें खींचता है अपने मोबाइल में, जो महिलाएं पोस्टमार्टम के लिए आती है, जिस वक्त वो नग्न अवस्था में होती हैं, निवस्त्र होती हैं, उस वक्त ये अपने मोबाइल में फ़ोटो खींचता है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया, इसको गिरफ्तार किया। गंभीर धाराओं में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके मोबाइल की जांच हो रही है। काफ़ी सवाल इस केस के आने के बाद खड़े हुए कि मोर्चरी में हमारे मुर्दे के साथ ये लोग क्या कुछ करते हैं, हम कैसे भरोसा करें। कुछ सख्त प्रोटोकॉल होने चाहिए। हॉस्पिटल प्रबंधक ने भी कहा कि वाकई में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर परिजन बैठे उनको यकीन हो कि हमारे मुर्दे के साथ जो भी कुछ हो रहा है अब ठीक ही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक उस मुर्दे की गरिमा पर ठेस पहुंचाना नहीं है, जो परिजन बैठे हैं उनकी भी मान मर्यादा, उनकी भी जो इज्जत सब रखते हैं। मर गई, मरने के बाद तो उसको हिलने भी नहीं देते भाई, मुर्दे को हिलने भी नहीं देते भाई, हिलाओ मत, हिलाओ मत, ऐसे करते हैं। और ये लोग मरे हुए के साथ ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। उफ, ख्याल रखो भैया, यहाँ जानवर भरे पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते, भरे पड़े हैं, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। खासकर बच्चियों का तो ध्यान रखो, जैसे जैसे मामले आ रहे हैं। 81 साल के बाप ने अपने 35 साल के बेटे को लाठी डंडों से और पत्थर से मार मार के मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वजह जानकर आप भी कहोगे कि शायद सही किया, क्योंकि ऐसी औलाद का तो ना होना ही बेहतर है। ये उत्तर प्रदेश के महोबा का एक गांव पड़ता है आनंदपुरा। यहाँ के रहने वाली रंभी देवी, इनके पति नन्हे भाई, दोनों बुजुर्ग हैं। 81 साल इनकी उम्र, रंभी देवी बुजुर्ग थी। इनका बेटा है भागवत 35 साल का, शराब पी के घर पे आया। आने के बाद उसने माँ से बहस करनी शुरू की। माँ के उसने एक घूंसा मारा, माँ नीचे गिर गई, बूढ़ी औरत। फिर लात मारी, माँ चीखी चिल्लाई, उनके पति आ गए। 81 साल बूढ़े व्यक्ति वो भी। माँ पे उसने लाठी डंडों से वार करने शुरू कर रखे, लात घूंसे बरसा रखे। एक डंडा और रखा हुआ था वहाँ, बाप ने उठा लिया, सर में मारा। लगते ही वो नीचे गिरा। थोड़ी देर बाप से वो भी लड़ा। बाप तो बाप है, भारी पड़ गया बेटे के ऊपर। एक पत्थर रखा था वहाँ, वो पेल दिया। लगते ही बेटा चित। जब नीचे गिरा 2-3 और मार दिए। उसके बाद ये घर से निकल के फरार हो गए। एक यात्री प्रतीक्षालय में जाके ये बैठ गए। मोहल्ले के लोगों को पता लगा। रंभी देवी ने ही बताया कि इस तरह से लड़ाई हो गई थी और बेटा मर चुका, मुझे मार रहा था, और इसके पिताजी मार के बाहर को चले गए, पता नहीं कहाँ भाग गए। मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, शव को कब्जे में लिया। प्रतीक्षालय से इनको गिरफ्तार किया, नन्हे भाई को गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। लोगों ने कहा ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। आए दिन माँ के ऊपर हाथ उठाया करता था, आए दिन कभी भी लात घूंसे बरसा दिया करता था। वाकई ऐसी औलादों से तो बे औलाद होना बेहतर है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये महा बेवकूफ़ी है। 81 साल उम्र है, अब बेचारों की उम्र बची ही कितनी है, जेल में कटेगी। खैर, आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट में बताना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो लोग मुझे अपनी स्टोरियां देते हैं, अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं, किस तरह से वो पीड़ित हुए, कुछ अपने आसपास घटी हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। उन लोगों से एक गुजारिश, मैंने आपसे मैसेज में भी कहा, जब तक आप मुझे पुख्ता तथ्य नहीं दोगे, सबूत नहीं दोगे, मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप इस बात का बुरा मत मानना। जब तक सबूत नहीं मिलेगा, मैं ही कैसे यकीन कर लूं या दूसरा ही शख्स कैसे यकीन कर लेगा कि ये जो वारदात है ये सत्य है। बुरा मत मानना। कल मेरे भी ऊपर उंगली उठ सकती है, मुझसे भी पूछ हो सकती है कि तूने ये वीडियो बनाई किस आधार पे बनाई। इसलिए मैं अपने सारे आधार, सारे पुख्ता सबूत अपने पास मौजूद रखता हूँ कल को जवाब देने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको वीडियो बनवानी ही है तो पूरे सबूत के साथ बात कीजिए, मुझे दीजिए, तभी आपकी वीडियो बनेगी। आप लोग बोलते हो नाम शेयर मत करना, नाम गुप्त रखना। चलो नाम तक तो ठीक है, नाम दूसरा बदल के भी ले सकते हैं, वहां तक तो ठीक है। कुछ ऐसा कि मैं भी यकीन करूं और लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, वो भी यकीन करें कि हाँ, इस बात में इतनी सच्चाई है। अब कहानी पे आते हैं विस्तार से। तारीख थी 28 मार्च 2021।
होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थी, जगह जगह होली का दहन की तैयारी। ये टीआई है शिवराज सिंह, जबलपुर जिले का बरगी थाना है वहां के टीआई। ये मुस्तैदी से होली का दहन की जो तैयारियां उसके इंतजाम में लगे हुए थे। इनके पास एक फोन आया। फोन करने वाला एक वन विभाग का गार्ड था। उसने बताया, मेरा नाम है अमित त्रिपाठी। जंगल में उसने एक लाश पड़ी होने की सूचना दी। उसने बताया, बरगी और धनसोर रोड के किनारे एक अधजला शव पड़ा है। टीआई साहब ने कहा कि तुम वहीं पे रुको, हम लोग आ रहे हैं। 30 किलोमीटर की दूरी थी। आधा पौन घंटा तो कम से कम लगता ही है अगर स्पीड से भी जाते हैं। 30 किलोमीटर 1 घंटा मान लो। टीम लेके वहां पे पहुंचे। यहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा वाकई अधजला शव जलने के बाद काला पड़ चुका था। इन्होंने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। टीआई ने एसपी एएसपी सबको इन्होंने बताया कि इस तरह से एक अधजला शव मिला है। पेट की अतड़ियां उसकी बाहर आई पड़ी थी। नीले रंग का वो अंडरवियर पहन रहा था। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति जिसको वहां पे मार के जलाया गया था। जहां से वो नीचे आ रहा था अंडरवियर, वहां से वो जला नहीं था। वहीं से उसके कलर का पता लगा। जो ऊपर जहां तक भी उसने आग पकड़ी वहां से वो जल चुका था। पैरों में जो तांबे के कड़े होते हैं वो पहने हुए था एक पैर में। हाथों में भी तांबे के छल्ले वगैरह पहने हुआ था। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। एएसपी थे ये शिवेश सिंह बघेल। एसपी साहब हैं सिद्धार्थ बहुगुणा, ये भी वहां पे पहुंच गए। एफएसएल की टीम भी वहां पे बुला ली। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। इन लोगों से भी पूछा कि किसी को जानकारी हो, कोई व्यक्ति आसपास का कहीं लापता हो, इस गांव का लापता हो। किसी ने इसकी शिनाख्त नहीं की। पोस्टमार्टम करा के कब्र खोद के इसको दफना दिया गया। आसपास के थानों में इसकी सूचना दे दी। 10,000